अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम जो है, मौसम एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है और इस मौसम में अच्छा नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे घरों में, आपके घर में खैर व बरकत रखे और इसी तरीके से जो है अपनी बरकतें रहमतें नाजिल करता रहे। आमीन सुम आमीन। आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है नाश्ते की। तो एक अच्छा नाश्ता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक अच्छा नाश्ता करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ता है जिसके तहत आप अच्छा नाश्ता करते हैं। और अच्छा नाश्ता क्या होता है? ये महंगा नाश्ता नहीं होता, हेल्दी नाश्ता होता है। हेल्दी नाश्ता किस तरह से किया जाता है और ये आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आता है, आपको इसके फ़ायदे पता ही नहीं है। नाश्ता करने से पहले, जब भी आप नाश्ता करने बैठें तो एक दिन पहले आप ज़रूर ये सोचें कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाना है। आप एक दिन खाएं पराठा, एक दिन खाएं अंडा, एक दिन खाएं ब्रेड, एक दिन आप जो है नाश्ते में कोई जूस ले लें। तो डिफरेंट चीज़ें अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो इससे आप बोर भी नहीं होंगे और हेल्दी नाश्ता भी आप खा सकेंगे। अच्छा, हेल्दी नाश्ता क्या होता है? हेल्दी नाश्ते में आप दूध ले सकते हैं, हेल्दी नाश्ते में आप खजूर ले सकते हैं दूध के साथ, फिर आप पराठा ले सकते हैं अंडे के साथ। इसके अलावा आप नाश्ते में साबूदाना भी खा सकते हैं। जी हाँ, ये सब हेल्दी नाश्ते होते हैं। और इसके अलावा हेल्दी नाश्ता किस तरह से करना चाहिए? पेट भर के करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि दिन के खाने के टाइम पर या रात के खाने के टाइम पर ज़रूर थोड़ा सा छोड़ देनी चाहिए जगह, इतना जगह छोड़नी चाहिए कि आपका टमी जो है वो फुल नहीं हो। लेकिन आप जब नाश्ता करें तो पेट भर के करें, क्योंकि वो थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी देता है और ये एनर्जी फिर पूरा दिन जो है वो आपके काम आती है, कंजम्पशन होती है। तो हेल्दी नाश्ते की जो इंग्रेडिएंट्स हैं या हेल्दी नाश्ते की जो बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं उसमें जो है वो आप फल भी ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, दूध खजूर के साथ ले सकते हैं, सेब दूध के साथ ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। इसके अलावा आप जैम के साथ मज़े के बिस्किट भी खा सकते हैं। लेकिन बेकरी प्रोडक्ट्स आप रोज़ाना ना खाएं, जैसे कि केक रस हो गए या बिस्किट हो गए। बेकरी प्रोडक्ट रोज़ाना खाने वाले लोगों को ना मैदे के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो अपना नाश्ता हेल्दी बनाएं, लेकिन उसका स्केड्यूल भी साथ साथ बनाएं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो शहर कायद का जो मौसम है वो है जी खुश्क। और ये जो खुश्क मौसम है ये भाई कब तक खुश्क रहेगा? कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है इस मौसम में? पिछले कई दिनों से ये इसी तरह का मौसम है, तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। तो शहर में वक्फे से तेज़ रफ्तार हवाएं चलेंगी, दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाएगी। अच्छा जी, इसके साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12, 1 और 2 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप 2 बजे तक कहीं जा रहे हैं तो मौसम की सूरत हाल पता करते हुए जाएं। तो हियर वी हैव ऑन स्क्रीन वेदर फोरकास्ट और फिर आपको पता चल जाएगा कि 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा। और ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो भाई 28 सेंटीग्रेड रहेगा 11 बजे, 12 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी रहेगा 32 सेंटीग्रेड। तो ये तो हो गया शहर कायद का मौसम। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट की। अहम समातें हैं सिंध हाई कोर्ट में। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की समातें हैं जो कि मुकर्रर हैं। अच्छा जी, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुताल्लिक दरखास्तों पर समात होगी, सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात होगी। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और सोने की कीमत पे बात कर लेते हैं। स्टिल स्टैटिक है, कमी हो रही है, आप जाएँ आप ख़रीद सकते हैं। तो जो सोने की कीमतें आलमी मार्केट में, सोना $140 कमी से $3,940 फ़ी औंस तक गिर गया है। 1 तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोना कमी के बाद 4,16,362 रुपये तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 12,300 रुपये सस्ता हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना कम होकर 3,56,963 रुपये तक आ गया है। 1 तोला चांदी 173 रुपये सस्ती होकर 4,924 रुपये तक पहुंच गई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं येलो लाइन। कराची में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं और कुछ पाए तकमील तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से उनके अंदर जो है वो रेनोवेशन शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके कुछ हिस्से कंप्लीट हो जाते हैं और उनको आवाम की सहूलत के लिए खोल दिया जाता है। उनमें से एक है जी येलो लाइन BRT, जिसके अहम हिस्से को आवाम के लिए खोलने का अब फैसला किया गया है। अच्छा, सिंध हुकूमत का ये बड़ा फैसला है। सिंध हुकूमत ने कराची में येलो लाइन BRT के ताज हैदर पुल को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया है। और ये जो पुल है भाई, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? गुलशन मेमार तक टावर और फिर 15 EV बसों पर मुश्तमिल नया रूट भी जल्द शुरू किया जाएगा। जल्दी से आ जाएंगे EV बसें। हैदराबाद, सक्कर और लड़काना में ख़वातीन और तालबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। खैरपुर, शिकारपुर और नशर फरोज़ में पीपल्स बस सर्विस की 20 नई बसेस जो हैं वो चलाई जाएंगी। और दिसंबर में ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए 30 पिंक EV
टैक्सियों की सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, एक दफ़ा फिर से बात कर लेते हैं ई चालान की। कल भी हमने अपने शो में ई चालान की बात की थी और आज भी इसकी जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ फिर शेयर करते हैं कि कराची में ई चालान निज़ाम के नफाज के बाद 2662 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। सीट बेल्ट ना बांधने पर 1532, हेलमेट के बगैर 507 और रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 चालान किए गए हैं। चले जी, रेड लाइन भी क्रॉस की तो चालान होगा, तो देखभाल के जो है ना वो आपने बाइक चलानी है। सारे बाइक वाले भाई है ना, उन लोगों के लिए है ये चालान, ठीक है। अच्छा जी, ओवर स्पीडिंग, गलत पार्किंग और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी कार्रवाइयाँ हुई, जबकि DIG ट्रैफिक जो है पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक ई चालान निज़ाम मौसम निगरानी का अहम संग मील है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जदीद कैमरों से खुदकार ई टिकटिंग शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। तो होशियार खबरदार, आपने जो है जब बाइक चलानी है तो ध्यान से चलानी है। अब घर पे भी जो है ना वो आपके कारनामे पहुंच जाएंगे कि आप सड़कों पे ये धूम मचाले बने हुए घूम रहे थे। अच्छा, नेपरा का जो है वो 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज पर 14 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। अच्छा, नेपरा ने गैपको, कैस्को और फैस्को पर नाकिस कारकर्दगी पर मजमूई तौर पर 14 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी और आपको बताते हैं कि ये खबर कुछ इस तरह से है कि अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। टोक्यो में बिजनेस लीडर्स से खिताब में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोनों ममालिक को जंग से बाज रहने के लिए तजारती पाबंदी की धमकी दी और ट्रंप के मुताबिक एटमी जंग की सूरत में न्यूक्लियर डस्ट सबको मुतासर करती है, इसलिए अमेरिका ने बर वक्त मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मामला ख़त्म हुआ और जंगे रोकने में 70% किरदार तिजारत का होता है। मतलब इंडिया के ऊपर एक और वार, मेरे ख्याल में हाउ मेनी टाइम्स ही रिकॉल टू इंडिया कि भाई आपके जितने तैयारे थे वो पाकिस्तान ने मार गिराया। और इस दफ़ा जो तड़का लगाया ना उन्होंने अपनी बात में वो है जी खूबसूरत तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराया। तो इंडिया में तो ये मसला अभी तक भी, और ट्रंप जो है वो उनको भूलने नहीं दे रहे। ही इज़ वन मैन जो कि उनको भूलने ही नहीं देते कि जी वो थोड़ा सा भूलने लगते उनको फ़ौरन याद दिला देते हैं आपके तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट मैच की। क्रिकेट मैचेस यू नो आपके दिल के बड़े करीब होते हैं जो लोग मैच देखते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि हम तो क्रिकेट जो नहीं देखते, हम तो क्रिकेट नहीं देखते, हमें समझ नहीं आती। मेरा उनको मशवरा है कि आप एक दफ़ा बैठ के ज़रूर मैच देखें, उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि आपको मज़ा नहीं आ रहा या आपका एक्साइटमेंट का लेवल हाई नहीं हो रहा या उस चीज़ से आप कनेक्टेड नहीं हो रहे तो कहिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ नॉर्मली लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं और उसको भी फॉलो उस तरह से नहीं करती हैं ख़वातीन या बाकी दीगर लोग। ऐसे लड़के भी मौजूद हैं जो कहते नहीं हमारा तो स्क्वैश में इंटरेस्ट है, हम तो टेनिस खेलते हैं, यू नो वी यूज़ टू प्ले फुटबॉल। बट इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा होता है वो बैठ के देख लेते हैं, उसमें बस ये देखते हैं कि कितने रन रह गए, कौन जीत रहा है, कौन हारा है। तो प्लीज़ वॉच मैच, और इससे आपको होगा बड़ा फ़ायदा क्योंकि आपका जो एक मेंटल प्रोसेस है ना वो भी जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाता है और आपके इमोशंस 1 मिनट में चेंज होते हैं और 1 मिनट में ना अप, 1 मिनट में डाउन। और ये मैच जो है ना हमें ये भी सिखाता है कि हंसी खुशी जो है वो एक साथ ही आती है। तो गम पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अगर अल्लाह ताला खुशियाँ देना तो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जो है वो जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से जो है वो शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। शाहीनों जागो जागो शाहीनों, रावलपिंडी में मेज़बान टीम 194 रन के ताक़ुब में 139 रन पर ऑल आउट हो गई। साइम अयूब 37, ओहो, मोहम्मद नवाज़ 36 और साहबजादा फरहान 24 रन के साथ नुमारा है। और फिर जो है क्योंकि कल पिंक डे भी था, येस्टरडे आई टोल्ड यू कि पिंक डे भी है और पीसीबी की जानिब से पिंक डे सेलिब्रेट किया गया था। और मैच छाती के सरतान से आगाही मुहिम का हिस्सा था। खिलाड़ियों ने जो है गुलाबी किट और रिबन पहनकर शिरकत भी की। और आई टोल्ड यू येस्टरडे कि जो मैच है वो पीसीबी की जानिब से पिंक रिबन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया और इसी मैच के हवाले से जो खिलाड़ी हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ोटोशूट भी हुआ था। और पीसीबी की जो साइट्स हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी इनके बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो शूट्स रखे हुए, तो आप जाएं और ज़रूर चेकआउट करें इनके शूट्स, क्योंकि ये इस दिन की आगाही के हवाले से लोगों में, ख़वातीन में आगाही फैला रहे थे कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते और रियाज़ चलते हैं। अच्छा जी, रियाज़ जो है उससे मेरा बड़ा दिली कनेक्शन है, ज़ाहिर है मैं वहाँ पैदा हुई सऊदी अरब, और जब भी वहाँ की बात होती है तो बड़ी अपनायत सी फील होती है। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मुलाकात, और इस मुलाकात का हवाला आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो भाई मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के मौके पर आलमी इक़्तिसादी फोरम की क़यादत की दरख्वास्त पर हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात, सरमायाकारी और डिजिटल तरक्की पर रोशनी डाली।
अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान के फ़ाल किरदार और आलमी फ़ोरम के साथ ताउन को सराहा ब्रेंडे ने। अच्छा जी, इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। तो ये तो हो गई जी वो ख़बरें जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अब बढ़ते हैं हम ब्रेक की जानिब, क्योंकि भाई मेरी चाय जो है वो हमेशा की तरह यहाँ रखी हुई है और टी ब्रेक आ गया, और टी ब्रेक थोड़ी सी टी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर शो कंटिन्यू करेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे न्यूज़ सेशन में हमें करस्पॉन्डेंट जो हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट ज्वाइन करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे जी कराची शहर और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है आलमी सतह पर भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं मेराज भाई मौजूद हैं, वसीम भाई मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मौसम वगैरह ठीक चल रहा है? आप लोग बताएं, आपकी नज़र में कराची का मौसम कैसा है? बेहतरी की जानिब गामजन है। हाँ ठीक है, लेकिन वो कड़ाके वाली सर्दी कब आएगी? मैं लालीना का वेट कर रही थी, फिर वो तरदीद आ गई कि लालीना जो है वो जनूबी पंजाब में ही आएगा, भाई कराची से जो है वो ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर जो एक शेर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉपिंग थी वो कैंसिल हुई। एक शेर है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। सही। तो ये वाकई इस मिसाल भी है ये। हाँ। तो दिसंबर में तो यकीनन सर्दी होगी। हम ये नहीं कह सकते भाई महकमा मौसमियात को कि भाई आपने अगर कह दिया नहीं हुई या हुई, लेकिन हमें इतना पता है कि दिसंबर में होगी। हाँ। अब नवंबर के मिड में आ जाती है या नवंबर की स्टार्ट में आ जाती है या उसके एंड में आ जाती है, ये अलग बात है। लेकिन ये शुक्र है, तो इतनी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि दिसंबर में 1 महीना सर्दी का तो मिलेगा हमें। 1 महीना तो सर्दी का मिलेगा। चलिए जी, महराज भाई के मुताबिक, महराज भाई की फोरकास्ट के मुताबिक, प्रेडिक्शन के मुताबिक 1 महीना कराची वालों को सर्दी का मिलेगा। वसीम भाई, आपकी जो है वो बसीरत क्या कहती है कि दूर अंदेशी क्या कहती है कि सर्दी कब तक रहेगी कराची? देखें, जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, हाँ। हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अक्टूबर तक इतनी गर्मी पड़ेगी। हाँ। दिन के औकात में बाज़ औकात तो दिन में तो शदीद ऐसी गर्मी पड़ी, जब हम फील्ड पे गए काम करने के लिए तो ऐसा लगा जैसे शायद जून जुलाई हो, यानी कि हफ्स भी था, गर्मी भी थी, फिर लू भी चल रही थी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब सर्दियाँ जो है ना वो आई थिंक सो, ये तो खैर अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, हम सिर्फ फोरकास्ट ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सर्दी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, फरवरी या मार्च तक जाएगी सर्दी। जनवरी में शुरू होगी, अभी तो खैर थोड़ा सा शुरू हो गया है, लेकिन जनवरी में पीक पे होगी, दिसंबर में पीक पे होगी और ख़त्म होते होते उसको मार्च लग जाएगा। यानी कि सर्दी का असर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि मार्च तक होगा, क्योंकि आलमी तर्ज पे भी हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं, वो फोरकास्ट कर ही रहे हैं कि तेज़ी से मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मौसम रहा है या गर्मियों का जो टाइम पीरियड रहा है वो इतना नहीं रहा जितना अब है। इसी तरीके से सर्दियों का टाइम पीरियड भी है। अच्छा वसीम भाई, महराज भाई, हर सर्दियों में ना कोई इंसान जो है वो कोई ना कोई प्लान बना रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं जी चले घूमने को प्लान बना लेते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हम गर्मियों में यूजुअली नहीं जा सकते, माउंटेनिंग कर लेते हैं या इस तरह से नॉर्मली सुपरफिशियली कहीं घूम लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं इन सर्दियों में खाने हैं, ठीक है हमने जो है होटलिंग करनी है इन सर्दियों में। आप लोगों के कोई प्लान्स हैं? हमारे प्लान बस ऑफिस के प्लान है कि वापस आना है, काम करना है, फिर शाम में वापस। प्लान की बात नहीं है, लेकिन भाई बंदा सोचता तो है ना यार, मतलब एक मेहमान 1 महीने का 2 महीने का मेहमान आपके पास आता है, वही ना, ठीक है ना। हम जो तरसते हैं ना, देखिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज की जानिब क्यों जाते हैं? हाँ सही, ठीक है। मौसम को एंजॉय करने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए, खाना तो यहाँ भी मिलता है, ठीक है, नज़ारों को या मौसम को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अब अगर कराची जैसे शहर में जहाँ पर 10 महीने गर्मी पड़ती है, जी बिल्कुल वही ना, वहाँ तो फेस्टिवल है विंटर्स, तो ये हमारा फेस्टिवल है, हमारा एक तरह से त्यौहार ही आता है, त्यौहार ही हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल प्लानिंग करें, अच्छे खाने खाएं, क्योंकि सर्दी में खूब भूख भी लगती है और खाना आपको लगता भी है। कराची में सर्दियों में इतनी शादियां हो रही होती हैं, तो आप जिसको कॉल करें या जिससे पूछें वो कहते हैं आज मुझे वलीमे में जाना है, आज मुझे शादी में जाना है, आज मुझे माइयों में जाना है। पूरे कराची में ना दिल भर के सर्दियों में शादियां शुरू हो जाती हैं, नवंबर से, बल्कि अभी शायद स्टार्ट हो गई होंगी। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, ये कराची हाइट्स जो नॉर्थ की तरफ जितने भी लोग रहते हैं ना, उन्होंने नोट की होगी शायद, गर्मियों में यूजुअली जब आप सखीसन वाले रोड से जा रहे होते हैं, वहाँ में जो हॉल्स बने हुए हैं ना, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको जगह मिल जाती है कि आप निकल जाते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सर्दियों में जो शादी हॉल हैं, जो बैंक्वेट्स हैं, वो इतने बिजी होते हैं कि वहाँ इतना ट्रैफिक जैम होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता है कि
सखिया सन से निकलते हुए जान निकल जाए। मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करूंगा क्योंकि मैं वहीं पे ही रहता हूँ। चले वहीं और वहीं पे ही रहते हैं। मैं जब रात को अमूमन निकलना पड़ जाता है किसी काम की सूरत में, तो मैं फिर वो शॉज वाली जो सर्विस लेन है वो नहीं लेता मैं। मैं चूंकि वहीं रहता हूँ तो मुझे गलियों का अंदाजा, मैं गलियों से निकल जाता हूँ। और इस हद तक ट्रैफिक जैम होता है कि मेन रोड पे डबल ट्रिपल जो है वो पार्किंग हुई भी होती है कि उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी हो रहा है। इवन रात को भी, रात को ही जो है ज्यादा क्या कहते हैं पार्किंग हुई भी होती है ट्रिपल लेन में अमूमन। तो फिर जो हैवी ट्रैफिक आ रहा है, बसें आ रही हैं, रिक्शा वाले आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, वो उसकी वजह से फंस जाती है। मैं पिछले चैनल में थी, वहाँ पर जब मेरी शिफ्ट होती थी 11 से 7 या 6 से 1 ना, तो मैं कहती थी ये रात को 1 बजे किस बात की ट्रैफिक जैम है। वो क्या होता था, लोग निकल रहे होते थे, बसें होती थी वहाँ पर, और वो बंद कर देते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, जो लाइटें होती हैं ना बैंक्वेट्स की वो बंद होती हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी लोग खड़े हुए होते हैं, कोई जा नहीं रहा, किसी की बस रुकी हुई है, किसी का कोई इशू है, कोई बस आड़ी लगी हुई है, कोई हॉल से लोग चले गए, तो वो 1 बजे तक भी ना वहाँ पे होता था जैम। नहीं, अमूमन रात में 12-1 बजे के करीब वो रुखसती हो रही होती है, फिर रस्में हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से अच्छा 11, 11:30, 12 बजे हो जाती हैं लाइट्स ऑफ, लेकिन रश नहीं खत्म हो रहा होता, वो जाना आना लोगों का लगा हुआ था। किसी को इन ड्राइव नहीं मिल रही, कहीं इन ड्राइव लगी हुई है, अंधेरा गुप होता है 12 के बाद, लेकिन आपको ट्रैफिक का फ्लो उसी तरह से स्लो मिलेगा। और अगर आप सखिया सन से 9 बजे से लेके 11 बजे तक गुजर रहे हैं तो भाई फिर किसी और रास्ते से चले जाएं। वसीम भाई जरा कोई और रास्ता बता दें पीछे से। हाँ, पीछे से रास्ता ये है कि चाहे वो ब्लॉक N हो, ब्लॉक L हो, ब्लॉक I हो, या फिर उसके सामने के एरिया हो, पीछे वाली जो हॉलों का जो सर्विस रोड है उसके पीछे जो गलियाँ हैं वो इस्तेमाल कर लें। वो सीरी आ रही होती हैं, जिसको यानी सकेसन से अगर 5 स्टार चौरंगी की तरफ जाना है या 5 स्टार चौरंगी से सकेसन की तरफ आना है तो वो पीछे वाली गलियां इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अब्दुल्ला कॉलेज तो बहुत पीछे की तरफ चले जाता है ना। नहीं, पिछली गलियां जो पिछली गलियां जो है वो पहली गलियों में जाए तो फिर डाकू साहब मिल जाते हैं। अच्छा, बस फिर आप मेन रोड से ही जाएं। आप थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो हमारे रुझान है कि अभी सर्दियों में शादियां, खासतौर पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें शादियों का रुझान ज़्यादा रहता है। और आप देखिएगा कि जितने भी शादी हॉल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, अच्छा उनकी बुकिंग के रेट्स में भी बड़ा फ़र्क होता है ना। अब आप उनसे बोलें अप्रैल में मुझे, आप अप्रैल का रेट अलग होगा, ठीक है, मई का रेट अलग होगा, ठीक है, फरवरी का भी रेट अलग होगा, जनवरी का, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ टू मंथ वेरी करता है। ओरेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चले रुझान है, सही है, हमारे यहाँ एक है बाय लॉज ये कहते हैं कि जब आप शादी हॉल बनाएंगे तो शादी हॉल के साथ पार्किंग का इंतजाम करेंगे। अगर आप 500 अफराद का पर हेड के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, सही, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट आप ले रहे हैं, तो उन 500 अफराद के हिसाब से आपने पार्किंग देनी है। पार्किंग तो नहीं देते बैंक्वेट्स वाले। आप क्या, पार्किंग का निजाम ही नहीं है, ये बाय लॉज की खुली खिलाफवर्जी। मेन रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप सरकार की जमीन यानी सरकार की सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, चले जी तरीके से कर लें। नहीं जी, 3-3 इसमें लेन आप बना रहे हैं। और फिर वो जो बंदा अगर कहीं दूर से अपने घर जा रहा है या किसी काम से जा रहा है, वो सफर कर रहा है ना, वो प्रॉब्लम में है, वो इमरजेंसी में फंसा हुआ है। एक मतलब आप जब आगे जाते तो पता चलता है आपको कि एक गाड़ी गलत खड़ी हुई थी और एक बस टेढ़ी खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इतना लंबा ट्रैफिक जो है वो जाम था। चले जी आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज का जिक्र करते हैं। बल्दियाती इदारे तजावुज़ात हटाने में नाकाम, इंतजामिया ने मुहिम संभाल ली। कराची में KMC और टाउन इंतजामिया की नाकामी के बाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम संभाल ली है। ये मुहिम कहाँ तक जारी है, कहाँ तक पहुँच रही है, क्या होगा इस मुहिम का, तजावुज़ात का खात्मा होगा या नहीं होगा, या फिर इस साल अगेन ठेले पथारे और वो सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन तजावुज़ात सीधी बात यह है कि जो सरकारी महकमों के अंदर यानी कि इन्हीं इदारों के अंदर जो अफसरान बैठे हुए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से जो है तजावुज़ात जो माफिया है वो तजावुज़ात लगाते हैं। फिर ड्रामा ये होता है कि नुमाइशी ऑपरेशन किए जाते हैं तजावुज़ात को हटाने के लिए। उसके बाद वो ठेले वेले उठा के ले गए, KMC का अमला आया, इंतज़ामिया आई, ट्रकों में ठेले और दीगर जो पथारे डाले और ले गए, फिर वो जुर्माने किए, नतीजा सिफर निकलता है। फिर वो तजावुज़ात दोबारा से उस जगह पे वही लोग जो हैं वो कायम कर लेते हैं। तो ये है कि ज़ाहिर बात है मिली भगत से पैसे जा रहे हैं तभी ये लग रहा है। अगर इंतज़ामिया संजीदा है तो मैं तो हमेशा से ये कहूँगा कि ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि तजावुज़ात कायम करने वाले जो है ना, अपना गैर कानूनी ठिया लगाने से पहले 10 बार सोचें। सही,
कि क्या मैं इंतज़ामिया को टक्कर दे सकता हूँ, क्या मैं इनका जो सज़ा भुगत सकता हूँ, इस हद तक सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अब तो अलमिया ये है कि मैं रहता हूँ नौरताबाद में, ब्लॉक जो है एम में, तो वहाँ पे हमारे घर के सामने जो रोड है उस पर मैंने 90s के दौर में कोई तजाज़ात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आज वहाँ पे क्या कहते हैं बर्गर वाले भी खड़े हुए हैं, आज वहाँ पे चिप्स वाले भी खड़े हुए हैं, आज वहाँ पे शावरमा वाले भी खड़े हुए हैं, आज वहाँ पे जो है वो लिमका वाले भी खड़े हुए हैं। हाँ। देखते देखते ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो जो टाउन इंतजामिया है या केएमसी की इंतजामिया है, सो तो नहीं रही ना, अंधे तो नहीं है ना। बिल्कुल ज़रूरी है कि कोई शहरी जो है या कोई रेजिडेंट है वो शिकायत लेके जाए, उस पर ही कार्रवाई करें। आखिर चीफ जस्टिस भी तो खुद नोटिस लेते हैं ना, तो ये भी तो उनको भी तो खुद नोटिस लेना चाहिए ना कि भाई तुमने अगर यहाँ पे ठिया लगाया तो किससे पूछ के लगाया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर किसी घर के बाहर या किसी फ्लैट के बाहर कोई खुदाई हो रही है, कोई घर तामीर हो रहा है, बजरी पड़ी हुई है, तो पुलिस वाले फ़ौरन आ जाएंगे कि आपने तो बड़ा गैर कानूनी किया है, आपने बजरी डाल दी। वही देखिए, अच्छा, मेराज में मेरी वाली बात ये ना कि घर बन रहा होता है तो ऐसे पुलिस को पता चल जाता है। ये मरहूम शाहिद हयात साहब ने खुद बोला है कि हमारे जो है वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे घर तामीर हो रहा होता है या बजरी पड़ी होती है, वो बहुत बड़ा। अब जब यहाँ पे गैर कानूनी ठिये लग रहे हैं, बर्गर के ठेले लग रहे हैं, चिप्स के ठेले लग रहे हैं, लिमके के लग रहे हैं, फलाना धमाका, तो पुलिस वाले क्यों नहीं पूछते कि भाई तुमने किससे पूछ के लगाया है, सही तुम्हारे पास ऑर्डर है? तो ये होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि सब मिले हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अलमिया ये है कि सब मिले हुए हैं। और बात ये कि कराची की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रूल्स बनाने के लिए और रूल्स को फॉलो करने के लिए भी ना सिंसियर लोगों की ज़रूरत होती है। रूल्स कोई बना दे, फॉलो कोई ना करे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। एक और टॉप स्टोरी पर बात करते हैं और ये टॉप स्टोरी है कि जनाब वज़ीर आला सिंध ने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अच्छा जी, तकरीब में कायम अली शाह, निसार खोड़ो और अवैस कादिर शाह भी शरीक थे। मुराद अली शाह ने कहा कि जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरियां देने के लिए निज़ाम डिजिटाइज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम टेस्ट अब ज़िबा लेगा और उम्मीदवारों का डाटा मेरिट पर तैयार होगा। वज़ीर ने कहा कि ग्रेड 1 से 5 तक नौकरियों का सिलसिला 15 रोज़ में पोर्टल के ज़रिए शुरू होगा। हाँ तो जी, कराची के जो नौजवान हैं, जो सिंध के लोग हैं, वो पोर्टल पे जॉब भी ले सकेंगे। कराची की बात ना कीजिए। अच्छा, क्यों? कराची के नौजवानों को कहाँ मिलती है नौकरी? अच्छा, सही। कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। पोर्टल बनाए, कागजात जमा हो जाएंगे, स्क्रूटनियाँ हो जाएंगी उसकी। कराची के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती और बरसों से नहीं मिली है। जो बात तो बिल्कुल क्लियर है। पोर्टल तो इस तरह नहीं करेगा ना, पोर्टल तो मेरिट पे। देखिए, अब पोर्टल पे गए हैं ये, लेकिन उसमें भी जारी सी बात है बहुत सारी गुंजाइश है। लेकिन हमने माजी में ये देखा है कि सरकारी नौकरी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, जो शेर लाने के मुतरादिफ है वो, ठीक है ना। आज भी, और आज से अगर आप 20 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम है। कल हमने ये देखा कि सीएम साहब ने इसका पोर्टल का इफ्तिताह भी किया और बहुत अच्छी बात है कि चलो हम कहीं ना कहीं डिजिटलाइज हो रहे हैं, कोई ना चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आएंगी कम से कम, और आनी भी चाहिए। क्योंकि हो सकता है सीएम साहब को तो पता ही ना हो कि भाई नीचे वाले जो अमला है वो क्या करता है, ठीक है ना। तो बहरहाल एक उनका बहुत अच्छा फैसला है। अब थोड़ा सा डिजिटल हो जाएगा तो उसमें कम से कम ये तो रिकॉर्ड पर रहेगा कि भाई कराची के या सिंध भर से कितने लोगों ने जो है दरख्वास्तें जमा कराई थी नौकरी के लिए, पता तो चलेगा। और उसमें ये भी पता चलेगा, सारी सी बातें, जो दरख्वास्त गुजार होगा कि भाई मैं कितने अरसे से दरखास्तें जमा करा रहा हूँ लेकिन मेरी नौकरी का मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सरकार में नौकरियाँ इतनी हैं भी नहीं जितने लोग हैं। किसी भी इदारे में आप चले जाएं, सिंध गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हो, आपको वहाँ अज़्दहाम नज़र आएगा पहले से ही लोगों का, ठीक है ना। पब्लिक ज़्यादा है, असामियाँ कम हैं। अब ये इन मसाइल को हल करने के लिए सीएम साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया कि चलो जी ये पोर्टल बना लिया जाए। अब पोर्टल बना लेते हैं, कम से कम रिकॉर्ड पर चीज़ें आ जाएंगी और वो जो करप्शन अंडर द टेबल मामला जो चलते थे उसको बहुत बड़ा, हम ये तो नहीं कह सकते वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा उसको। उससे ये होगा कि भाई अब क्या मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी नौकरी ना, ये ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की नौकरी भी कम से कम 10 से 20 लाख रुपए जो है ना, बिल्कुल इसकी मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, पीका एक्ट ना लग जाए। तो मुबैना तौर पर ये हमेशा से सिफारिश और पैसा, ये दोनों चीज़ें चलती रही हैं। कल हाँ जी, कल अपने बयान में इन्होंने ये भी कहा था कि अब सिफारशी कल्चर नहीं चलेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के। मैं टिकट्स पढ़ रहा था अपने सिटी 21 पे, लाइव कट हुआ था, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए और ये तब्दीली सिर्फ ज़ुबानी ना हो, ठीक है ना, प्रैक्टिकली भी हो। लेकिन नौकरी की सबको ज़रूरत है,
और ख़ास तौर पे चले हम सिंध भर की बात करें, हम तो कराची की बात इसलिए करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ कराची से है और उसमें ज़ाहिर सी पता लोगों से मिलना जुलना भी हमारा उन्हीं से रहता है ना। तो हमें कोई ऐसा नहीं मिलता शख्स के जो ये बोल रहा हो कि भाई मैंने नौकरी के लिए अर्ज़ी दी थी और मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है। मुझे तो जो भी मिला है आज तक सालों में, वो यही कहता हुआ मिला, मैंने इतने पैसे दिए थे वो लेके भाग गया, इतने पैसे फला को दिए थे वो लेके भाग गया, नौकरी नहीं लगी। और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों की लगी नौकरी और उनको 3-3 महीने सैलरी भी मिली, उसके बाद उनको पता चला कि सब फेक था। तो इन सब मामलात को सीधा करने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है सीएम साहब का कि ये पोर्टल उन्होंने बना दिया, कम से कम चीज़ें रिकॉर्ड पे तो रहेंगी। अब ये तो नसीब की बात है कि नौकरी किसको मिलती है, क्योंकि भाई देखें हमारी अनऑफिशियल आबादी 3.5 करोड़ से ऊपर ही है, सही, ठीक है ना, कराची की। फिर आप सिंध भर की अगर लेंगे तो वो तो बहुत ही बड़ा वो हो जाएगा। तो उसमें कितनी आसामियाँ होंगी, मतलब अगर एक सीट कोई वैकेंसी होती है ना तो उसके पीछे कम से कम हज़ारों लोग खड़े हुए होते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। अब उसमें या तो सिफारिश वाला पास हो जाता है जी, या फिर जिसने मुबैना तौर पर पैसा दिया वो पास हो जाता है। क्योंकि अब हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जी मेरिट पर फैसला हुआ। बिल्कुल ठीक बात तो यह है कि पोर्टल बन गया है और फैसला मेरिट पर हो तो पता चले कि हाँ कि भाई ये कराची का कोटा था, कराची से इतने लोग आए हैं, हैदराबाद से इतने लोग आए, सक्कर से, लाड़काना से, मीरपुर खास से, खैरपुर से इतने लोग आए। ये सब कुछ फिर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्लियर होगा, यकीन करें इस मुल्क से क्या, इस शहर से क्या, इस सूबे से क्या, तासुब का भी खात्मा हो जाएगा। बहुत बड़ी वजह है ये भी। यहाँ जो लोग तासुब का शिकार हैं या दिलों में नफरतें पाल रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उनकी बहुत सारी जो वजूहत है उनमें से एक बड़ी वजह यह है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। कराची के नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू होगा, नौकरियां मिलना शुरू होंगी तो उनका भी एतमाद जो गवर्नमेंट सिंध है उसके ऊपर बहाल होगा। उनको भी ये समझ में आएगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिला इम्तियाज जो है वो काम कर रही है और भला चाहती है कराची का। ऑब्वियसली वो भला चाहते हैं, ऑब्वियसली वो ओन करते हैं, बट बात सारी ये है ना कि जब आप इक्वल ट्रीटमेंट रखते हैं तो फिर सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर आप डिफरेंस आ जाता है किसी चीज़ का ना, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कराची के नौजवानों के लिए ये एक न सिर्फ बल्कि सिंध गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा जो है ना वो टाइम है कि वो कराची के नौजवानों को मोबिलाइज़ करके उनको जॉब्स दे के कम से कम अपना वोट बैंक फ्यूचर के लिए मजबूत कर सकते हैं। एक बात उसमें थोड़ी सी एक और ऐड करूं मैं, ये मैं सिर्फ अपनी खुद नहीं कह रहा हूँ मैं, जब इन इदारों की जानिब से बाकायदा जो प्रोसेस होता है ना, जब भी नौकरियां आती हैं, असामियाँ आती हैं, तो उसके लिए एक बाकायदा अखबारों में इश्तिहार देना पड़ता है और वो अखबारों में प्रिंट होता है। तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आपसे उन अखबारों में जो इश्तिहार लगा हुआ हो ना नौकरी के हवाले से, सिर्फ अगर आप उसको पूरा पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कराची के साथ जाती है, क्योंकि उस पर क्लियरली लिखा होता है कि ये इतनी असामियाँ हैं और इसमें ये फला खैरपुर वालों के लिए है, लाड़काना वालों के लिए है, मीरपुर खास वालों के लिए है, सक्कर वालों के लिए है, हैदराबाद वालों के लिए है। कराची का जिक्र होता नहीं है माजरत के साथ। हाँ, मतलब वो कहीं उस तरह से जो है ना वो वैसे तो पॉलिसी आ जाती है लेकिन उस तरह से अप्लाई नहीं होती, या कराची वाले जो है खुद इस बात से भी पार्टिसिपेट नहीं करते कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और फिर बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते भी हैं तो वाकई उनको थोड़ा सा सामना करना पड़ता है कि हाँ जी ठीक है, नहीं। अब देखें ना, ये बात करते हुए हमें और आपको बोलते हुए भी तकलीफ हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो बात ये है कि निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट करें ना यार, मुनासिब तो यही है। हाँ बिल्कुल, इक्वालिटी रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर की लोकल कौंसल्स और बल्दियाती इदारों को डेंगू और मलेरिया के तदारुक के लिए फौरी इंसदाद मच्छर मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा देर से ख्याल आया इनको, हालांकि मच्छरों की बहुतात हुई है शहर में, ठीक है ना। और हमने ये देखा कि डेंगू के केसेस हमारे और आपके, मेरे ख्याल में अगर हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं उनमें मलेरिया और डेंगू के केसेस आपकी नॉलेज में भी आए होंगे। क्योंकि अभी हमने ये भी देखा है ना कि वायरल हुआ है, कोई नज़ला खांसी बुखार चल रहा था, उसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि मलेरिया यानी कि मच्छर के काटने की वजह से होने वाली बीमारी और डेंगू, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ, यकीन करें लाइन लगी हुई है, सरकारी अस्पतालों में जाएँ लाइन लगी हुई है।
लोग जाहिर सी बात है वहाँ से दवाई ले रहे हैं। अच्छा ये स्प्रे जो है ना, जाहिर सी बात है एक सीजनल मामलात होते हैं। हाँ। हमें पता है कि भाई इन मंथ्स में जो है वो मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होती है, इस तरह की जो वायरस हैं वो सर उठाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई हमने मच्छर मार स्प्रे करवाना है, फ्यूमिगेशन करवानी है, ठीक है ना। उसके लिए हम पहले तो ये देखते थे कि भाई वो हर गली गली जो है वो स्प्रे हो रहा होता था, धुंध सी छा जाती थी, ऐसा लगता था कि आप नथिया गली आ गए, नथिया गली आ गए, ठीक है। थोड़ी देर बाद छटती थी तो वापस कराची में होते थे। अच्छा ये सिलसिला भी कुछ बरसों पहले तक चल रहा था। सही। अच्छा अब हमने देखा कि अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अब ये फैसला किया गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई लोग बहुत परेशान हैं। हाँ। भाई मेडिसिन इतनी महंगी हो गई हैं, डॉक्टर्स की जो फीसिस हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं, अब हर कोई सरकारी अस्पताल नहीं जा पा रहा, और जा रहा है तो वहाँ लाइनों में लगना पड़ रहा है उसको। तो पहला जो आपका जो वही होता है ना कि भाई मैं अगर बीमार होता हूँ, हाँ, तो मैं सबसे पहले अपने गली मोहल्ले में या जो मेरा डॉक्टर है उसके पास जाता हूँ, उसके पास, ठीक है ना। अच्छा वहाँ पर भी रश लगा हुआ है, रश है बहुत ज्यादा, ठीक है, दवाइयों के मेडिकल स्टोर्स पर रश है। हाँ। तो अगर ये फ्यूमिगेशन टाइम पर हो जाए, टाइमली हो जाए और मुसलसल होती रहे, तो मेरे ख्याल में कुछ बीमारियों में कमी आएगी, और गरीब की जेब पर जिसको पहले ही जो है वो महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, परेशान हाल है, उसको दवाइयों के पैसे का जो प्रेशर है उसके ऊपर, वो कम से कम कुछ खत्म होगा, उसमें तवनाई भी बरकरार रहेगी। सबसे पहले देखिए बीमारी आने के बाद आपकी तवनाई को छीनती है, ठीक है ना। तो ये है कि बहुत अच्छी बात है, और ये स्प्रे मुहिम हम इंशाल्लाह ताला और मुसलसल होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए जी। स्प्रे मुहिम लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और बात वही है कि जब आप इस तरह से सफाई का ख्याल रखते हैं, स्प्रे मुहिम करते, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच जाते हैं इन डेंगू मच्छरों से, और मुज़र सेहत असरात जो हवा में होते हैं उससे भी आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि सेव हो जाते हैं आप। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये है जी कराची से खबर। क्लिनिक में इलाज के दौरान शहरी चल बसा। बल्दिया इत्तेहाद टाउन कराची में क्लिनिक में इलाज के दौरान एक शख्स जो है वो चल बसा है। अच्छा जी, रेस्क्यू काम के मुताबिक जो शहरी की लाश है उसकी लिए मज़ीद कार्रवाई के लिए अब सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दी गई है, और पुलिस हुक्काम के मुताबिक अहले खाना ने दावा किया है कि क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगाए जाने से मरीज़ की मौत जो है वो वाक़ हुई है। पुलिस ने क्लिनिक इंतज़ामिया के 2 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जहाँ तफ्तीशी कार्रवाई की जा रही है। जी महराज भाई, देखिए जी, हम बरसों से ये बात देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर अताई डॉक्टरों का जो है बड़ा रिवाज है। हाँ जी। अच्छा इसमें खाली उन डॉक्टर्स का तो कारोबार और धंधा हम कहें तो बुरा नहीं होगा, हाँ, वो तो चल ही रहा है। हमने ये भी देखा क्योंकि कुछ हमें इत्तेफाक ये हुआ कि नताई डॉक्टर्स की क्लिनिक्स पर जो है वो हेल्थ ऑफिसर्स के साथ हमने रेड किया और पुलिस के साथ रेड किया था न्यूज़ की टीम के साथ, तो वहाँ हमें जानवरों की अद्वियात भी मिली थी जो इंसानों को लगाई जा रही थी। मतलब वो मतलब समझ से बाहर है ना, मतलब आप जानवरों की दवाएं इंसानों पर आजमा रहे हो और अल्लाह का बंदा ठीक भी हो रहा है ये भी देखा हमने। अच्छा अताई डॉक्टरों का मामला ये है कि हर दौर में रहे हैं, ठीक है, वो अपने क्लिनिक्स चलाते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जो मज़ेदार बात है और हैरानकुन बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग इनसे मुतमईन हैं। अच्छा उनसे आप कहें, वो कहते हैं हाँ यार ये फला डॉक्टर का कंपाउंडर था, इसने अपना क्लिनिक खोल लिया, हाँ, लेकिन इसके हाथ में बड़ी शिफा है, मैं तो पूरी फैमिली को लेके यहीं जाता हूँ। हाँ। आपको ऐसे इतने सारे लोग मिल जाएंगे कि आपको देख के पहले तो हैरान होंगे, हाँ, यार किसका यकीन देखिए आप, हाँ, कि कंपाउंडर साहब के हाथ में शिफा बहुत है, ठीक है। अब जब ये सूरत चल रही होती है फिर इनमें ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसमें इंसानी जाने, कीमती जाने ज़ाया होती हैं। क्यों? उनका तजुर्बा या किसी को देखकर काम को समझना एक अलग बात है, हाँ, ठीक है, लेकिन डॉक्टर होना एक अलग बात है, हाँ, ठीक है। कौन से वक्त पर कौन सी मेडिसिन और कौन सा इंजेक्शन उसने लगाना है, हाँ, और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट देनी है, तो वो एक डॉक्टर समझ सकता है, वो एक कंपाउंडर कभी भी नहीं, हाँ, समझ सकता। अगर मैं देखूं और आपको देख के मैं बोलूँ कि मैं एंकर बन सकता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ, नहीं है, हाँ। जो चीज़ आप फील कर रहे होंगी, जो नज़र आपकी होगी, हाँ, और जो खबर पे सोच आपकी होगी वो मेरी नहीं होगी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हाँ। तो इसी तरह डॉक्टर और अताई डॉक्टर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा ये धंधा जो है अताई डॉक्टर वाला, ये इसमें भी पुलिस भी मुलविस होती है,
इसमें हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मुलविस होते हैं, मंथलियाँ उनकी मुबैना तौर पर तय हुई भी होती हैं, वहाँ से अखराजात भी ले रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं और ये धड़ल्ले से अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं और फिर सोने पे सुहागा इनको उसी इलाके और मोहल्ले के लोगों की सपोर्ट हासिल हो जाती है। असल में ये जो ये अताई लोग होते हैं ना, ये समझते कि हमने डॉक्टर के साथ काम करके इतना देखा हुआ है तो हम पेशेंट को दवाई भी दे सकते हैं और हम इसको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बता सकते हैं कि तुम ये दवाई खा लो और ये दवाई नहीं खाओ। और कई ऐसे अताई लोग होते हैं, अफराद होते हैं जो कि डॉक्टर बन के भी बैठे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी दवाई से 10-12 लोगों को शिफा भी हो रही होती है, वो तुक्के लगे जा रहे होते हैं। बट माई क्वेश्चन इज़ कि अगर आप ये जो अताई लोग होते हैं इनके पास जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस या तो आपको पढ़ने से आता है या आप उसमें जो प्रैक्टिकल करते हैं अपने मेडिकल का उसमें आता है, आप डॉक्टर के साथ सुबह शाम खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये तो पता चल जाएगा कि पीली वाली गोली जो है वो नींद की है और नीली वाली गोली जो है किसी और चीज़ की है और पिंक गोली वो तो पेशेंट जब अपनी टेबलेट खुद लेके आता है ना उसको भी पता होता है। यानी जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं ना और वो रेगुलर डॉक्टर के जाते हैं उनको उतना ही पता चल जाता है जितना कंपाउंडर को पता होता है कि भाई ये मुझे इस टाइम खानी है, इससे मुझे घबराहट हो रही है तो ये मैंने स्किप कर देनी है, ये मैंने इस तरह से करना है। बट यू कैन नॉट टेक प्लेस कि आप डॉक्टर की जगह जो है वो बैठ के किसी को रेकमेंड करना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्टर का अपना विजन है। अगर आपने उसको साइन एंड सिम्टम बताया कि जी मुझे बुखार है और हाथ में दर्द है तो आप कंपाउंडर से दवाई लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके थोड़ी देर से बाद फिर से आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। अब अगर आपका वो बुखार आपके बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से है, किसी पेन की वजह से है, तो टेस्ट आपको डॉक्टर ही लिखेगा। आपका साइन एंड सिम्टम जो है वो डॉक्टर ने पढ़ा होता है, वो कंपाउंडर ने नहीं पढ़ा होता, किसी अताई ने नहीं पढ़ा होता। डॉक्टर को पता होता है उसकी प्रैक्टिस के दौरान कि बुखार इस वजह से भी हो सकता है, बुखार जो है उसकी कई रीज़न्स हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है बुखार होने की, ये रीज़न भी है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ हो, हैवी वर्क किया हुआ हो, बुखार होने की रीज़न ये भी है कि आपको धूप लगी हो, बुखार होने की कई ऐसी रीज़न्स हैं मेडिकली, थाउजेंड्स ऑफ रीज़न्स की जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर हो सकता है। वो थाउजेंड्स ऑफ रीज़न्स जो है वो आपके डॉक्टर को ही पता है और जब आप जाते हैं और बताते हैं कि मुझे नज़ला भी है, खांसी भी है, तो वो उसको रिलेट करता है ओके फाइन ये वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, जब वो बताता है कि नहीं मुझे नज़ला खांसी नहीं है, मुझे तो सिर्फ बुखार है और बेचैनी है, तो उसका कंपाउंडर के पास जवाब नहीं होता, उसका वो कहता है अच्छा ठीक है वो घबराहट होगी तो ये वाली दवाई ले लें। तो कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, कभी भी जाके मेडिकल स्टोर वाले से ये नहीं कहें मेरे सर में दर्द है मुझे दवाई दे दें। ठीक है वो आपको सर दर्द की दवाई दे देगा तो आप घर में खुद भी पैनाडोल खा सकते हैं जो नॉर्मली यूजुअली लोग खाते हैं। मैं कहती हूँ कि वो भी नहीं खानी चाहिए, वो भी डॉक्टर से पूछ के पैनाडोल खानी चाहिए। कई लोगों को पैनाडोल भी सूट नहीं करती, उनको पैल्पिटेशन हो जाती है, उनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। हर इंसान की इम्यूनिटी हर इंसान से अलग है, लेकिन जो मेडिकल स्टडीज़ होती हैं, जो जर्नलिज्म की स्टडीज़ होती हैं, जो फील्ड वर्क होता है, वो उसी इंसान को पता होता है रेलेवेंट शख्स को कि ये किस तरीके से क्या होगा। मेडिकल फैसिलिटी वाला बंदा है, यानी अगर कोई लैब टेक्नीशियन है वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता, वो लैब फैसिलिटीज़ देगा। उसे पता है कि मुझे जो है ना वो अपना इक्विपमेंट किधर रखना है, आके सर्जन ने यूज़ करना है। एक प्रैक्टिशनर जो है वो सर्जन का काम नहीं कर सकता, ये सर्जन को पता है कि मैंने नाइफ जो है वो किधर रखनी है, मैंने फॉर्सेप जो है उसका एंगल कैसे रखना है, मैंने किधर से कट करना है। वो आप एक जर्नल फिजिशियन से नहीं कट लगवा सकते, वो आपकी सर्जरी नहीं कर सकता। सो हर फील्ड के जो मास्टर्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, उनका विजन डिफरेंट होता है। वर्बली और सुपरफिशियली आपको दूर से नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे ठीक हो जाएगी, लेकिन आप अताइयों के पास जाते रहते हैं, वक्ती तौर पर आपको रिलीफ आता है, सडन आपको पता चलता है बॉडी में तो ये डिजीज़ थी। आपको तो हिडन हेपेटाइटिस था, उसने बताया ही नहीं आपको, वो अताई आपको मैदे के रिलैक्स के लिए दवाइयाँ दे रहा था, आपको ठीक हो जाता था वो दर्द, लेकिन आपका कभी उसने जो है वो कराया नहीं टेस्ट। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। मेराज भाई ये अताइयों के पास नहीं जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन, अवॉइड करना चाहिए कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के उसकी राय के मुताबिक मेडिसिन लें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और देखें बात यही है कि इसमें शहरी को खुद अवेयर होना पड़ेगा ना। आपने खुद सोचना है, आपने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए सोचना है। भाई मेरी वाइफ की अगर तबीयत खराब है मैं उसको किसके पास लेके जा रहा हूँ, मेरे बच्चों की तबीयत खराब है तो मैं उनकी जानों से खेल रहा हूँ, उसका मतलब है। ठीक है ना। मैंने तो ऐसे ऐसे मेडिकल स्टोर्स पे लोगों को देखा है जो कि आते हैं बुखार हो रहा है उनको और मेडिकल स्टोर वाले से बोलते हैं जी यार वो दवाई बना दे भाई, वो भी दवाई बना के दे रहा है उनको और वो उसकी खुराक से सही भी हो रहे हैं। वो कभी डॉक्टर की नहीं गए, बोला मैं तो ये गली में जो मेडिकल स्टोर है लोग 5-5 साल कंपाउंडर्स हजरात से दवाइयाँ लेके आते हैं, 10-10 साल उनको जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं और वो वक्ती तौर पर ठीक होते हैं, पूरा साल वो बीमार रहते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि
कि उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और टू आइडेंटिफाई कि डॉक्टर ठीक है या नहीं है, आप ज़रूर पढ़ लिया करें उसकी डिग्री कि वो MBBS है, उसने कहाँ से डिग्री की हुई है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप पूछ लिया करें, डॉक्टर साहब आपने फाइनल कहाँ से किया था या आपने कहाँ से स्टडी की थी, वो आपको बता देगा कि उसने कहाँ से पढ़ा था। अताई डॉक्टर आपको अपने कॉलेज का नाम शायद ना बताए, हाँ अताई हजरात ने ये ज़रूर किया होता है कि जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाके वो जो वर्कशॉप्स के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना वो उन्होंने लाइन से लगाए होते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर MBBS की, FCPS की, USMLE की डिग्री चेक कर लिया करें। और अगर कोई FCPS कहीं किसी जगह पर बैठा उसने FCPS लिखा हुआ है तो ज़रूर पूछ लिया करें कि डॉक्टर साहब आपने कब कंप्लीट किया, आप कब वापस आए, और माशाल्लाह आपने ये डिग्रीज ली हुई है तो आपके पास बहुत तजर्बा होगा। जी, डॉक्टर्स का इशू ये है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है शहर में कि एक बिजनेस बन चुका है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स अब महंगे इतने हो गए हैं और उनके पास आने वाले जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब मरीजों से ज़्यादा तो वही बैठे हुए होते हैं, वो भी अपनी दवाओं के तजुर्बे करवा रहे होते हैं, दवाएं बिक रही होती हैं। तो पब्लिक में एक और खौफ भी है, पब्लिक में खौफ ये है कि यार 1000 रुपये मैं इसकी फ़ीस दूंगा डॉक्टर की, उसके बाद ये मुझे अपनी दवाई के साथ बाहर की लाजमी लिख के देगा, तो वो तो मुझे लेनी है। तो मतलब एक बंदा अगर जाता है और उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो कम से कम 2 से 2,500 रुपए खर्च करके आएगा, 1000 रुपए फीस देगा। वही ना मसला सारा ये है कि दवाई पेशेंट डॉक्टर का खौफ भी एक बैठ गया बिल्कुल। एक पेशेंट को भी पता चल जाता है कि अब डॉक्टर साहब मुझे कौन सी दवाई, जो अताई डॉक्टरों की बात हो रही है, कौन सी दवाई देंगे, और अताइयों को भी पता होता है कि ये कैसे ठीक होंगे, लेकिन नहीं जाना चाहिए। डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, अपने घर पे खुद से कोई मेडिकेशन ना लें। चलिए जी, यहाँ वक्त ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई अब आपके साथ में रेमेडीज़ शेयर करते हैं जो आती हैं आपके बहुत काम। अच्छा भाई, कद बढ़ाने का तरीका क्या है, कद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी का कद छोटा रह गया तो अब नहीं बढ़ेगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो भाई एक फैक्टर ये भी है कि आप ये रेमेडी जो है वो ट्राई करें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और कद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपने क्या करना है कद बढ़ाने के लिए कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद और चुटकी भर हल्दी मिलाकर जो है वो पीना है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक या स्किपिंग करनी है। अच्छा, दिन में 2 बार सीधे खड़े होकर हाथ ऊपर करके आपने स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है जी। रात को सोने से पहले 5 बादाम भिगोकर खाएं और 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें। कैल्शियम, विटामिन डी वाली ग़िज़ाएँ जैसे दूध, अंडे, मछली और सब्जियां अपनी खुराक में शामिल करें। भरपूर नींद ज़रूर लें क्योंकि नींद के दौरान जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा बनता है, तो इससे हो जाएगा आपका कद बड़ा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं रेसिपी ऑफ द डे। अच्छा जी, रेसिपी ऑफ द डे है वो कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पैनकेक अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, उसके अज्जा होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप पैनकेक कैसे बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने मैदा लेना है 1 कप, आपने अंडा लेना है 1 अदद, आपने दूध लेना है 1 कप, आपने चीनी लेनी है 2 चम्मच और फिर आपने बेकिंग पाउडर लेना है 1 चाय का चम्मच, फिर आपने तेल या फिर मक्खन लेना है 1 चम्मच। अच्छा जी, और फिर चुटकी भर नमक। तो अब दोबारा से सुन लें इसको अच्छे तरीके से। मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल या मक्खन 1 चम्मच, चुटकी भर नमक, यानी हस्बे जायका अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप नमक इस्तेमाल करें। अब करना ये आपने कि एक प्याले में अंडा, दूध, चीनी और तेल को आपने मिक्स कर लिया। इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके गाढ़ा बैटर बना लिया। अच्छा, नॉन स्टिक पैन गरम करके हल्का तेल लगाएं। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि 1 चम्मच डालकर जो आपने ये पूरा पेस्ट बनाया है डालकर हल्की आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी कर लें। शहद, मक्खन या फिर आप इसको फलों के साथ भी पेश करें। तो आप जिस तरीके से चाहें इसकी टॉपिंग कर सकते हैं और इसको जैसे चाहें आप सजा सकते हैं। तो ये जो आपका पैनकेक है ये रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि बुढ़ापे को कम करने वाले जो मेवाजात हैं वो कौन से होते हैं, यानी आपकी एजिंग फैक्टर को रोकने वाले जो मेवाजात हैं वो कौन से होते हैं। ये हैं जनाब, माहिरीन के मुताबिक खुश्क मेवाजात जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू और ब्राज़ील नट्स जो हैं वो बुढ़ापे के असरात को कम करने और मजमूई सेहत बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। बादाम विटामिन ई से भरपूर होते हैं और जल्द की सेहत के लिए मुफीद हैं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से दिमागी सेहत और याददाश्त बेहतर करते हैं।
अच्छा जी, फिर पिस्ता जो है उसमें प्रोटीन होती है, फिर उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की सेहत और वज़न के कंट्रोल में मदद देता है। काजू जो है वो दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड कम करने में मौसर है। और ये ब्राज़ील नट्स जो हैं ये सेलेनियम से भरपूर होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करते हैं और खुलियों को नुकसान से बचाते हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं एक्ट्रेस माहिरा ख़ान की, जो अभी रिसेंटली जो है वो नज़र आई एक प्रीमियर में, और वहाँ पर जो है उनके जो लुक्स हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई। अब ये इनके लुक्स के बारे में क्यों बात हुई, क्योंकि इनकी पुरानी तस्वीरें जो हैं लगा के नई तस्वीरों के साथ कंपैरिजन किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। अब ये जो फ़र्क है ये डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा। इसके लिए लोगों ने कहा कि भाई वो जो उनकी आईब्रोज़ हैं वो उन्होंने उसके ऊपर ट्रीटमेंट कराया है, उन्होंने बोटॉक्स कराया है, और ये जो चेंज इतना नज़र आ रहा है ये आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये पुरानी वाली माहिरा ख़ान और जो अब वाली माहिरा ख़ान है उस हवाले से इनको बहुत ट्रोल किया गया कि भाई ये क्या कर लिया इन्होंने अपनी शक्ल के साथ, ये क्या करवा लिया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने अपनी आईब्रो प्रॉपर रेज़ करके भी दिखाई, और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि भाई मैंने बोटॉक्स वगैरह नहीं कराया, ये देखें मेरी आईब्रो जो है ये मूव कर रही है और ये स्टैटिक नहीं है। और उन्होंने अपने फ़ीचर को दिखाया, यानी बिना मेकअप अपना चेहरा दिखाया, अपने फ़ीचर्स दिखाए। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना जो आपकी पुरानी पिक्चर को आपके नए पिक्चर के साथ में जो है वो कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। यूजुअली ये होता है कि अगर आप 2 या 3 साल पहले की भी किसी की भी पिक्चर उठाएंगे तो उसमें उसकी लाइटिंग का, उसके मेकअप का, उसके फैशन का, उसके हेल्थ का, उसके वज़न का आपको फ़र्क लगेगा। कभी आपने हेयर स्टाइल जो है वो शॉर्ट हेयर का किए होते हैं, कभी आपने लॉन्ग हेयर किए होते हैं, कभी आप किसी लाइटिंग में होते हैं, कभी आप किसी लाइटिंग में होते हैं, किसी शूट पर आपका मेकअप जो है बहुत नेचुरल किया जाता है, किसी जगह पर आप जाते हैं तो आपका मेकअप थोड़ा सा हैवी किया जाता है। तो देर आर डिफरेंट सिनेरियोज़ जिसमें आपकी पिक्चर्स आती हैं, आपके वीडियो शूट होते हैं। अब अगर आप कोई मूवी शूट कर रहे हैं और आप कोई हीरोइन का गाना शूट कर रहे हैं तो आप उसको ग्लैमर करके शूट करेंगे, लेकिन अगर वही हीरोइन किसी फिल्म के प्रीमियर पर मौजूद है तो जो कैमरामैन्स होते हैं वो रैंडम शूट करते हैं। वो ये नहीं करते कि उनको वो दूर से शूट करेंगे, बल्कि वो जो कैमरामैन्स होते हैं जब आप किसी फिल्म के प्रीमियर पर जाते हैं तो आप देखें कि वो एक्टर्स के बिल्कुल क्लोज शॉट्स बना रहे होते हैं, और उसमें जाहिर सी बात है जब आप बहुत क्लोज करेंगे तो किसी का भी फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर आ सकता है, चेंज लग सकता है। तो जो शूट करने का तरीका होता है, जो डायरेक्टर आए होती है ना, वो आपको मूवीज़ में नज़र आती है, लेकिन इस तरह के प्रीमियर पर या सराउंडिंग में शॉपिंग करते हुए जब आपको एक्टर्स मिलते हैं तो आपको डिफरेंट इसलिए लगते हैं कि उसमें डेफिनेटली लाइटिंग का बड़ा फ़र्क होता है, कॉस्ट्यूम का फ़र्क होता है, ड्रेसेस का फ़र्क होता है, हेयर स्टाइल का फ़र्क होता है, कैरेक्टर का फ़र्क होता है। अब किसी जगह वो छोटी सी जो है वो लड़की का करैक्टर प्ले कर रही हैं, किसी जगह वो किसी की वालदा बनी हुई हैं, किसी जगह, लेकिन जब वो नॉर्मल आपको मिलती हैं, किसी प्रीमियर पर मिलती हैं, कहीं आते जाते हुए मिलती हैं, तो वो डिफरेंट लुक होती है और फिर लोग उस हवाले से बातें बनाते हैं। वेलकम बैक। तो भाई दुनिया भर में सोराइसिस के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है इसकी आगाही के लिए कि इससे कैसे बचना चाहिए। एक स्किन डिजीज़ है और एक ख़तरनाक हद तक स्किन डिजीज़ है, ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन होती है ये, जिसमें बहुत पेन होता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन, पैची हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, यानी बर्दाश्त करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है वो आपका लाइफ स्टाइल या आपका ओवरऑल लाइफ साइकिल जो है वो बड़ा मुतासर होता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सुकैना हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर फारिया खान हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर सुकैना आपसे स्टार्ट करते हैं, इसका क्या हल है सोराइसिस का? पहले तो आप इसकी वजह ढूंढें ना। जी बिल्कुल। कि कभी भी आप कोई भी स्किन क्रीम्स लगा लें, टन्स ऑफ क्रीम्स, ओके, आई कैन अभी मैं टीच भी कर दूंगी एक हर्बल रेमेडी पर, बट ये है कि आप अंदर जाएं, जिस्म के अंदर जाएं, इसमें आपको जितने भी एसिड्स फॉल होते हैं बॉडी में जो बनते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, तो उनको आपको क्लियर करना चाहिए। तो उसके बहुत सारे एलोपैथिक पे मेथड है, तो हर्बल पे भी बहुत ज़्यादा मेथड है, जैसे आप डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की करते रहें, चुकंदर, गाजर और इस तरीके की चीज़ें जूस में डाल के पीते रहें, फिर पानी के अंदर लेमन और एलोवेरा बेस्ट काम करता है उसके लिए। 5 क्यूब अगर एलोवेरा के आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले लेते हैं तो आपका ये सारा मसला अंदर से हल हो जाता है और उसकी गारंटी है कि आप ये ले।
अभी देखिए ना, आप एलोपैथिक पे अगर जाते हैं ना तो टन्स ऑफ मेडिसिन देगी, पता नहीं ये भी खाएं, ये भी खाएं, ये भी खाएं। लेकिन एक वो गरीब सा प्लांट है, ऐसे आराम सा घर में आपको 20-25 रुपए का छोटा प्लॉप पॉट मिल जाता है। ताज़े ताज़ा एक स्टिक निकालें और उसको साफ करें और उसके क्यूब्स बना लें छोटे छोटे, और आराम से उसको दूध से या पानी से टपा लें। यकीन करें कि वो 101% काम करता है। एक मासूम सा दरख्त है जो इतना बड़ा काम करता है। अब इसी की क्रीम, जब आप इनसे पूछ लें, फिर इसके बाद मैं इसकी क्रीम बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर फारिया। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि आप ही के सेल आप ही के खिलाफ जंग पे आ जाते हैं। सही। अब इसमें हम सबसे पहले तो कॉज फाइंड करते हैं। बहुत सारे लोगों में जेनेटिक होती है, कि उनके फैमिली रिलेशंस में चलती हुई आ रही होती है, खूनी रिश्तों में चलती हुई आ रही होती है। सेकेंडली एक बहुत बड़ा कॉज ये है कि आपके खून में कुछ ऐसे खलिए होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपकी जिस्म के अंदर खारिश और इन्फ्लेमेशन का इजाफा करने का बाइस बनते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सीरम IgE कराते हैं, सीरम IgG कराते हैं, तो उसमें वो साइटोकाइंस बहुत बड़े हुए आते हैं। सही। हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो 300 के अंडर साइटोकाइंस उनके होने चाहिए, एंड इट्स मोर देन 1700 राइट नाउ। ओह गॉड। फिर हम उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। 3 से 6 माह का अरसा दरकार होता है। सोराइसिस मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता अगर जेनेटिक ऑनसेट है तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम दवाइयों के ज़रिए उसको इतना बेहतर कर देते हैं कि मरीज़ को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम से दो चार नहीं होना पड़ता, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब नहीं होता। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, ये किस वजह से फारिया सोराइसिस होता है, क्या वजूहात होती हैं? नंबर 1 तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक नंबर 1 कॉज है। ठीक है। सेकेंडली आपके खून में उन खलियों का इजाफा हो जाना जो खारिश और स्केल्स बनाते हैं। ठीक। तो उसकी वजह से स्किन मुसलसल डिटोरिएट हो रही होती है, प्लाग्स बनते हैं, स्केल बनते हैं। सोराइसिस को हम मुख्तलिफ इकसाम में भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। नेल का सोराइसिस हमारे पास बहुत आता है। अच्छा। हमारे पास ख़वातीन में यूजुअली चूँकि बहुत ज़्यादा किचन का इस्तेमाल होता है, गर्मी में खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो फोल्ड्स का सोराइसिस है, अंडर आर्म्स, अंडर चेस्ट एरिया, अंडर लेग्स एरिया, उसका सोराइसिस बहुत आता है। सही। अक्सर लोग सोराइसिस को एक्जिमा से भी मिमिक कर रहे होते हैं। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सोराइसिस और एक्जिमा दोनों अलग अलग बीमारी। सोराइसिस और एक्जिमा दोनों अलग अलग बीमारी है। इसका थोड़ा सा ना एलोबरेट कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके, क्योंकि लोग इसको एक ही समझ के ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं और अगर होम रेमेडी कर रहे होते हैं वो भी एक ही समझ के कर रहे होते हैं। बेसिकली एक छोटा सा फ़र्क बताऊंगी आपको। एक्जिमा और सोराइसिस दोनों ही खुश्क जिल्द की बीमारियां हैं, ठीक, लेकिन इनका एक ऐसा फैक्टर है जो इनमें लाइन प्रोड्यूस करता है कि ये एक्जिमा है और ये सोराइसिस है। और वो है कि सोराइसिस में आपकी स्किन पे छिलका आता है, एक्जिमा में आपकी स्किन पे खारिश होगी, स्किन ड्राई होगी, स्किन थिक हो जाएगी। लेकिन सोराइसिस की क्लासिकल सिम्टम है कि सफ़ेद रंग का एक गिलाफ सा प्रोड्यूस होता है और वो थिक होता रहता है, और हमारा मरीज हमसे कहता है कि हम जितनी खारिश करते हैं वो झड़ता है, वो डिसफ्लेकिंग। ये स्कैब में भी होता है यूजुअली। स्कैब सोराइसिस भी बहुत आता है हमारे पास, जिसमें स्पेशली बच्चे बहुत आ रहे हैं आजकल कि उनके कान के पीछे का हिस्सा जो है वो मुतासिर है और पूरा वाइट कलर का एक पैच होता है जिसमें शदीद खारिश होती है। उसमें हम तेल के साथ, ऑयल के साथ कुछ टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं और उससे वो मसला हल हो जाता है। डॉक्टर से कहना आप अपनी रेमेडी बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं जिससे सबसे बेहतरीन हल है ना इसका, हम तो ऑल ओवर डील करते हैं ना। जैसे फिश फ्लेक्स भी हमारे पास बहुत आते हैं क्योंकि हमारा तो हर्बल का काम है और फिर होम्योपैथिक कंपोज साथ में डाला जाता है। तो जब तक आप इनसाइड अपने आप को रिपेयर नहीं करेंगे, आउटसाइड टेम्परेरी होगा। ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे अपने सेगमेंट में कि खाली वर्बल दवाइयाँ खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपको वक्ती टेम्परेरी रिलीफ आता है। हमारा जो हर्बल का होता है वो रूट कॉज पर जाता है। जैसे IgE लिया, मैं खाली IgE लेती हूँ। अच्छा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो है ना ब्लड को क्लियर करते हैं। जैसे किडनी साफ़ किया आपने, तो किडनी हम कोई अंदर जाके साफ़ नहीं करते, नेचुरल हर्बल से करते हैं। आपने क्यूकम्बर ले लिया, उसके अंदर लेमन ले लिया, जिंजर ले लिया, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ले लिए और एक ग्लास में डाला और सारा दिन उसको पीते रहो। और हम तो घर में एक नई चीज़ करते हैं कि पोटला सा बनाया अच्छा सा, मेरी लैंग्वेज को आप प्लीज़ कंट्रोल कीजिएगा, वो सब हंसते रहते हैं लेकिन इट्स लाइक अ जोक। लाइक एक छोटा सा पोटला बनाया कपड़े का साफ, और रोज़ का रोज़ नया मटेरियल। मैं तो एक थान ले आती हूँ जिसको अच्छे से
छोटे छोटे टुकड़े बना के रखे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, गुलाब के फूल, देसी गुलाब, ठीक है। अच्छा। हाँ, उस आपकी बॉडी में से अरोमा की खुशबू आती है, और नेचुरली जब जहाँ नेचुरल अरोमा होगा तो कोई फंगस या कोई बीमारी होगी नहीं आपको। सेकेंड, हम क्यूकम्बर उसमें डाल के रखते हैं, लेमन ऐसे स्किन के साथ काट के रखते हैं। अभी कीनू आ रहा है तो वो भी काट के रख सकते हैं। अच्छा, कीनू के छिलके मैंने कभी नहीं फेंके, उसको भी मैं पानी में पिलाती रहती हूँ बच्चों को। अच्छा। एंड अगेन हमने बोला एक फ्यू पीसेस ऑफ जिंजर, और इसमें लेमन ग्रास जो है ना वो घर में बल्क में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इधर आता है कि आप बड़े हो, अगर हम जैसे बच्चे बहुत छोटे नहीं है तो भी गो फॉर अ ग्रीन टी। सही। इसका एक छोटा सा पोटला बनाया और उसको पानी के कूलर में या डिस्पेंसर के अंदर डाल दिया। वो पीते रहो तो आप अंदर से तो आएंगे तो पूरा यूरिन के जरिए आपका टॉक्सिक बाहर हो जाएगा। अब हम स्किन के ऊपर आ रहे हैं। देखिए, आज मैं बताऊं, बहुत डर्माटोलॉजिस्ट हैं, दे वेरी गुड, क्योंकि जब बहुत एक्सेस होता है तो वी हैव टू रन देयर। सही। बट लाइक एक छोटा मोटा है और फैमिली इनहेरिटेंस में है, अगर तो इसको अगर आप हर वक्त ये टॉक्सिक आउट करेंगे, रास्ते करेंगे, तो आपकी नई नस्ल में वो माल नहीं जाएगा। सही। जो आपको जेनेटिकली मिला, अब मुझे आगे जेनेटिकली नहीं भेजना। जैसे अभी मेरे को हो रहा है तो मैंने अपनी बहू को और अपनी बेटी को ये चीज़, और बेटे को सबको ये पिलाना शुरू किया जो मैंने कहा है। और सबसे बेस्ट रेमेडी, चाहे कुछ भी हो, आप खोपड़े का तेल, कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल में बड़ी मजे की बात है, मैं ये बता दूं, बड़ी चीटिंग चल रही है। अच्छा। हर किस्म का एसेंस के साथ, आप बादाम का एसेंस मिलता है, लौंग का एसेंस मिलता है, कोकोनट का भी एसेंस मिलता है। ऑर्डिनरी से कोई तेल डालते हैं और उसमें ये डाल के दे देते हैं। अब उसकी खोपड़े के तेल की पहचान क्या है, कि जैसे आप उसको लाएं और उसको जो है ना थोड़ी सी ठंडी जगह पे, यानी फ्रिज में नीचे ना लगे, बस ऊपर की कूलिंग साइड पे रखें। अगर वो घी नहीं जमता, टाइट ही नहीं हो जाता, कड़क नहीं हो जाता, तो समझे कि वो नेचुरल है। अच्छा। और ठंडी में भी हमें गर्म कर करके यूज़ करना पड़ता है। सही। अच्छा, अब मैं ज़रा सा इंग्लिश हूँ, मुझे तो अच्छा माल चाहिए, मुझे खाली कोकोनट ऑयल से मैं रिलैक्स नहीं हूँ। तो अब मैं ये क्रीम, यानी आप लोग खुद घर में बना सकते हैं। जैसे आपने इसमें, मैंने देखे ये नॉर्मल सी क्रीम है जी, इसके अंदर हमने एलोवेरा की जेल, ठीक है, वो ठीक ठाक ब्लेंडर में डाली। योगर्ट मलाई वाला, क्योंकि एक्जिमा, एनीथिंग और स्किन डिजीज, एक्ने के लिए आप मलाई वाला दही नहीं डालेंगे, लेकिन इधर मलाई वाला दही। फिर इसके अंदर आपने एलोवेरा डाला, कुछ होम्योपैथिक कंपोज है इसमें, आर्निका, बरगांडी, और इस किस्म की जो स्किन डिजीज़ के लिए आप किसी को भी बोलेंगे ना मुझे स्किन की सारी होम्योपैथिक दे दें, तो वो 1 आउंस वाली आपको दे देंगे, तो वो भी सब डाल दें। लेकिन ये अभी पहले इसको वैनिशिंग क्रीम लेंगे, उसको चूल्हे पे गरम करेंगे, ठीक है, वो उतार लेंगे। इसके बाद ये जो भी चीज़ें मैं कह रही हूँ उसमें मिलाएं और ब्लेंडर करें और इसको रख लें। और इसके अंदर एलोवेरा जो है ना मेजर काम करता है। जब एलोवेरा आपके पास आया तो 99.9% जो है ना बीमारी ख़त्म है। अच्छा। चाहे वो जोड़ों का दर्द है, चाहे वो स्किन डिजीज़ है, चाहे हेयर फॉल है। स्किन मल्टीपल चीज़ पे हेयर फॉल भी डालती है, जहाँ जिनको एक्जिमा और सोरायसिस और स्किन सब के मसले हैं, उनके बालों में भी ये पैच आते हैं। तो ये सब जगह कोकोनट ऑयल अकेला काम करता है। अब हम क्या करते हैं कि कोकोनट ऑयल में थोड़े से एलोवेरा क्यूब्स काट के, इस कांच की बोतल है, उसमें खोपरे का तेल है, उसमें हमने बहुत सारा एलोवेरा डाला तो वो अचार की फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा लेमन डाल दिया तो शाइनिंग फॉर्म में आ जाएगा, ड्राइनेस नहीं जाएगी, और इससे आपको एक्जिमा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कांच की बोतल में रखें। और ये क्रीम आप इस तरह बना लें और जब भी मौका मिले लगाएं। लेकिन ये 5 लेयर्स या 7 लेयर्स तक काम करता है, लेकिन असल जो है वो आपके अंदर है। और तुक मलंगा उसके लिए 100% काम करता है। तुक मलंगा, हाँ, क्योंकि आपका लिवर और आपका डाइजेशन जब कूल होगा तो किडनी बेचारी मासूमियत से पीछे पीछे आएगी, साफ खून देगी आपको। सही। चले जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी हवाले से करेंगे मज़ीद बातें और आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है वो सोरायसिस से बच सकते हैं और अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। वेलकम बैक। तो भाई बात कर रहे हैं सोरायसिस के हवाले से कि इसको मुकम्मल तौर पर इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, और डॉक्टर फारिया भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर सुकैना भी हमें बता रही हैं रेमेडीज़। अच्छा डॉक्टर फारिया, अब जैसे आपने इसके वजूहात बता दी कि भाई ये अपने ही सेल्स के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना शुरू कर देता है और इसके ये सिम्टम्स होते हैं, जेनेटिकली भी होता है। अब किसी को बहुत सिवियरिटी पे जाके पता चलता है, वो उसको स्किन कंडीशन ट्रीट कर रहा है, यानी क्या होता है ना कि आपको खारिश हुई है, आप खुजा रहे हैं। अब जैसे मैं अपना आपको बताती हूँ कि अगर मैंने कोई चूड़ियाँ पहन ली हैं,
यानी नॉर्मली, या मैंने कोई ऐसी ज्वेलरी पहन ली है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि भाई इसको ये तो जो है ना एक वो लगता है कि कोई टेस्टिंग मशीन है कि भाई अगर खाना कहीं का खाना है ना और अगर वहाँ का ख़राब है तो आप मुझे खिला दें तो मुझे पता चल जाएगा, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अगर ज्वेलरी मैंने कोई ऐसी पहनी है जिसका मेटल ठीक नहीं है या प्रॉब्लम है तो मुझे जो है ना इरिटेशन शुरू हो जाएगी। इस तरह की जो स्किन होती है उसके लिए मैं पहले, लेकिन अभी हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, उसके बाद फिर ये बात कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहिए? माशाल्लाह से बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए। मेरे दोनों गेस्ट से सवाल है। जी जी। एक ये डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट आई है, स्किन की डॉक्टर, इससे मेरा ये सवाल है कि मेरे चीक के ऊपर ना कुछ मतलब 2 महीने पहले बहुत ज्यादा इररेजिस्टेबल सी खुजली हुई है और वो मुझसे रुक नहीं रही थी कि मतलब मैं रोकना भी चाहूँ तो वो नहीं रुक रही थी, लेफ्ट वाली राइट वाली चीक के ऊपर। और उसके बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर का मोल बन गया, जैसे उभरा हुआ होता है ना, जी जी। वो एक तो मोल होता है बिल्कुल स्किन के साथ नेचुरली जो डेवलप होते हैं, और एक इरिटेशन के बाद मेरे डेवलप हुआ और वो छोटा सा मतलब बन गया, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा 2 नुक्ते जितना, 2 नुक्ते जितना। और मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा वहाँ पे, मतलब उभार सा हुआ ब्लैक कलर का। अच्छा, और दूसरा मेरा मैडम सुकैना साहिबा से ये सवाल है कि ये जो अनार का जूस या सेब का जूस अगर जिसमें खून की कमी है वो कौन सा बेस्ट होता है? अच्छा ठीक है, ओके। दोनों क्वेश्चन, अनार का जूस और सेब का जूस कौन सा बेहतर तो होता है? ये जो कंडीशन बता रही हैं ये एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जिसमें कि एक मखसूस पैच में आपको सबसे पहले खारिश स्टार्ट होती है। उस हिस्से पे किसी किस्म का कोई साइन, कोई मार्क नहीं होता, किसी किस्म की कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं होती कि हमने कोई चीज़ लगाई थी जिसकी वजह से ये हुआ था। अचानक इसका ऑनसेट होता है, कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि उस जगह पे निशान की अपीयरेंस शुरू हो जाती है और ब्लैक कलर का मार्क शुरू हो जाता है। इनको सबसे पहले चाहिए कि ये सबसे पहले तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हैं, कोई स्किन को ड्राई करने वाले इंग्रेडिएंट, फॉर एग्जांपल आजकल बच्चियाँ मेंडेलिक, नियासिनामाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। घरेलू टोटकों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किन को खुश्क की तरफ लेके जाती हैं, सबसे पहले तो हम वो रोकते हैं। सेकेंडली हमने इनके कुछ टेस्ट कराएंगे और टेस्ट में एटोपिक डर्मेटाइटिस अगर हमें कंफर्म होता है, हमारे पास टेस्ट इन क्लिनिक भी होते हैं जिसमें हम वुड लैंप एग्जामिनेशन करते हैं और वुड लैंप एग्जामिनेशन आपके क्लिनिक पे डॉक्टर के मौजूदगी में हो जाता है। और एटोपिक डर्मेटाइटिस की मखसूस दवाइयाँ आती हैं जो कि इंतहाई सस्ती और मेयारी होती हैं, और अगर हम वो आपको लगाने को दें तो ये मसला 10 से 15 दिन के अंदर बेहतर हो जाता है। अगर आप इस मसले को ट्रीट नहीं कराते तो फिर इस बात का इम्कान है कि अगले कई महीनों तक ये निशान रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ना यूजुअली ये कर रहे होते हैं कि वो किसी जगह पर उनको प्रॉब्लम शुरू हुई और उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो खुजाना शुरू कर दिया। अब जब आप इचिंग कर रहे हैं उधर आपको अभी जैसे उन्होंने कहा कि कोई कांटेक्ट भी प्रूफ नहीं होता कि आपने कोई ऐसा हाथ लगा लिया हो या आप मिट्टी धूल में गए हों या कोई जर्म्स लग गए हो, नहीं, रैंडम आप अपने किसी भी स्किन के एरिया को ना ऐसे करके रब कर रहे होते हैं या इचिंग कर रहे होते हैं। वो इचिंग होते आफ्टर सम टाइम या वो रेड पैच में चेंज होती है, फिर वो ब्राउन होती है, फिर वो ब्राउन होकर थोड़ा श्रिंक होती है। जब वो स्किन कंडीशन आपकी श्रिंक हो जाती है तो दाने की या पिंपल की सूरत इख्तियार कर जाता है। कुछ लोगों के वो बहुत जो है ना वो इन्हांस हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। कुछ लोगों के वही होता है लेकिन वो पेन स्कार बन जाता है, वो पेनफुल रहता है। एक्चुअली अपने एपिडर्मिस को यानी जिल्द की ऊपरी लेयर को निकाल देते हैं और वहाँ गड़ा बन जाता है। फिर वो गड़ा ही ट्रीट करना सारी जिंदगी का एक अमल है। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसको ट्रीट करना जो है देखिए शी इज ऑन अ मेडिकल ग्राउंड, इंस्टेंटली भी कर लेंगे, फ्यू सिटिंग्स में इनका काम हो जाएगा। बट ये हुआ क्यों, इस रीजन को देखिए, वो कह रही है ना कि कोई कांटेक्ट कोई भी वजह से हमने वैक्स करा ली या हमारा कोई ऐसा छोटा सा बाल है उधर हमने खींच लिया, तो वो बाल के नीचे जो रूट्स था वो ऊपर आ गया, तो वो दाना सा बन गया जिसको आपको बोलेंगे कि बीज वाली दाने निकल आए। ठीक है, अब मैं आम लैंग्वेज बोल रही हूँ, जो मोटे से हो जाते, या एक भी निकल आया तो उधर एक बाल था जो आपने खींच लिया, जो मोटा सा दाना निकल आया, पता ही नहीं बेख्याली में जो भी हो गया। अच्छा, एक और इसके पीछे रीजन है कि देयर मस्ट बी सम फूड एलर्जी। हम जब ये काम करते हैं और हमारा 3 मंथ में रिपेयर नहीं होता तो वी गो फॉर अ फूड एलर्जी टेस्ट। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे मेरी ये साइड की जगह है ना सेंसिटिव है, ठीक है, एक थप्पड़ इधर कोई मार देगा तो लाल गाल नहीं होगा, लेकिन इधर कोई दूर से दिखाएगा तो भी मेरा गाल लाल हो जाएगा। तो हर जगह की सेंसिटिविटी होती है। तो जिस टाइम पे अगर ये मेरी साइड की सेंसिटिविटी है तो मेरा काम है कि मैं उस साइड पे थोड़ा सोने की कोशिश करूं, क्योंकि रात के 5-6 घंटे जो मुझे सोना है तो मेरी इस साइड पे खून
मुझे सारी साइड प्रॉब्लम करती है। अगर मैं डाई लगाती हूँ, कान के पीछे खारिश हो गई, बच्चों को भी बाल कटाने गए या कुछ भी किए, तो इस तरीके का उस साइड पे उस साइड को सुलाएं। ठीक है। सेकंड, फूड एलर्जीज में पकड़ें कि किस चीज़ को मैं खा रही हूँ और वो किस चीज़ से। एक ज़माना था कि मेरे हस्बैंड तिल खाते थे, लड्डू भी खा जाते थे, तिल वॉज लाइक, लेकिन फिर अगर एक भी उसका सीड्स तिल का उनको गए तो हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, अस्थमा, स्किन एकदम झुलस जाती थी। तो यानी एक यंग एज में मैं खा सकती थी, लेकिन मेरी एज फैक्टर पे मुझे वो प्रॉब्लम दे रही है। सोयाबीन ऑयल्स है, ऐसी मामूली चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होती है और आप फूड एलर्जीज़ में आ जाते हैं। और ये थोड़ा टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो हम कोशिश यही करते हैं। और सारे लैब्स जो है ना टोटल टेस्ट नहीं देते, लेकिन कुछ जगहों पे टोटल टेस्ट होते हैं। और अच्छे जो रूटीन वाली चीज़ें खा रहे, जैसे सोयाबीन ऑयल खाया जा रहा है, या कहीं तेल आ गया रोटी के अंदर भी आजकल, ऊपर वो ब्रेड्स के ऊपर भी डाल देते। मुझे पता ही नहीं मुझे क्यों ये अटैक हुआ। तो वो अटैक को चेक करना है और उसको थोड़ा मिनिमाइज करना है, यानी आप लाइफ से हटा ही दो। बहुत सारे लोगों को प्राउन से भी होता है, जैसे कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं पकड़नी होती है। और बहुत सारे जो अचानक का टोटल साफ आता है कि मुझे कोई किस्म का एलर्जी नहीं है, तो देन देयर मस्ट बी अ रीज़न कि यहाँ से कोई क्लिप हुई है चीज़, या कोई चीज़ कुछ ना कुछ हुआ बेध्यानी में। अच्छा डॉक्टर से कहना, ये जो आप ये क्रीम लेकर आई हैं, ये किस चीज़ के लिए, एक दफ़ा फिर से ज़रा थोड़ा सा? ये मल्टीपल काम करती है। जैसे एलोवेरा मैंने आपको बताया ना कि वो एक अनरेजिस्टिंग चीज़ है, उसमें कुदरती है। और 10-20 रुपए का दरख्त है। हम तो वो चीज़ बताते हैं कि छोटा छोटा मल्टीपल स्किन कंडीशंस के लिए जो है ये, और ये घर में बनाए आप लोग। जैसे ना योगर्ट इज अ कूलिंग एजेंट, राइट? एलोवेरा इज अन अदर बैक्टीरियल किलर है, वो किलर है। सही। अंदर जाएगा। एंड देन इसमें आपने फिर क्या मिला? और इसके अंदर दही मिला, इसके अंदर फिर हमने ग्लिसरीन थोड़ा सा डाला, खोपरे का तेल बहुत सारा डाला, और वेनिशिंग क्रीम, कोई भी वेनिक। हाँ, क्योंकि इसका मुझे एक टेक्सचर लेयर निकालनी है। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ कि जैसे, और इस जैसे अच्छा, बस ये 4 चीजें डली हुई हैं। हाँ, 4 चीजें। और फिर कुछ होम्योपैथिक जो मैंने कहा ना, आर्निका है, बरनानगी है, ऐसे 5-6 आप तो फिर ये जाके लेनी पड़ेंगी ना, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाता है। आप फोन करें, आपके घर में पहुँचा देता है। ऑनलाइन तो देखे क्या हो गया, हमने तो बाजार जाना ही छोड़ दिया है। अच्छा देखिए, हालांकि ये देखिए मेरे थोड़े से रिंकल है, मेरी एज है, आई एम 66, राइट? तो अभी मैं इसको ये थोड़ा सा ये लगा के, और ये मेरी जैसे खारिश वाली स्किन है, या मुझे एक्नी निकल रही है, या मेरे रिंकल्स है, ये मल्टीपल काम करता है। इसमें कोई मैंने ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं डाली है, ब्लीचिंग प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इसके अंदर अगर आपको रंग गोरा करना है, तो जैसे ये मैंने ऐसी छोटी सी उसमें निकाला, तो इसमें बेकिंग सोडा पकोड़ा वाला। अच्छा। हाँ, जो अगर रंग गोरा करने के लिए इसी में। हाँ, और अगर मुझे फ्लैक्स आ रहे हैं, तो उधर भी मुझे है ना इसको उबारना है, उसको बूटेक्स करना है। सही। यानी उबारूंगी तो ये जो अंदर मेरे पास प्रॉब्लम दे रही है, जो भी दाना है या कुछ है, वो मैंने लगा लिया। सही। और उसको अच्छे से मसाज करके जैसे छोड़ दिया, ठीक है? और आधा पौना घंटा के बाद इसको स्क्रब ऑफ करेंगे, ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, इसको स्क्रब ऑफ इसके एक नेचुरल वाइटनिंग देगा, क्लीनिंग के जो स्किन के अंदर जो भी डिजीज है इसको मारेगा, क्योंकि इधर एलोवेरा है। ओके। और एलोवेरा इज़ 101%, उसको बस यूज़ करना आना चाहिए। सही। आप बहुत सारे लोग डायरेक्ट एलोवेरा खाते हैं, तो वो भी कोई नुकसानदेह नहीं है। अच्छा। लेकिन एलोवेरा प्लांट को समझने की पहले ज़रूरत है, क्योंकि बॉटनी का सब्जेक्ट ये सबसे पहले आता है। बिल्कुल, फर्स्ट यू हैव टू रीड अबाउट एलोवेरा, देन यू हैव टू अप्लाई। वही बात अभी जो मैं कर भी रही थी अपने शो में, इससे पहले वाले सेगमेंट में यही बातें कर रहे थे कि पहले आप हर चीज़ के बारे में पढ़ लें और पैच टेस्ट करें। जैसे ना, हाँ, जैसे अब ये क्रीम सबको सूट हो रही है, लेकिन कोई ऐसा है 1 of 1000 के एक बच्चा निकल आया, एक बंदा निकल आया, तो आप क्या करेंगे, कान के इधर टेस्ट करेंगे, ठीक है, और स्किन के इधर टेस्ट करेंगे, ठीक है? ये जगह हमेशा आपके फेस स्किन के करीब होती है, ये वाली जगह, ठीक है? तो यहाँ पे आपने डाइज भी इवन जो आप सर में लगाते हैं, तो पहले एक पेच डाई का यहाँ लगाएं। कोई भी क्रीम लेते हैं तो इसका एक पेच यहाँ लगाएं। अभी बहुत सारों को कोकोनट ऑयल से भी इचिंग ज्यादा हो जाती है, तो हमें ये पैच टेस्ट करना है। अगर ये बहुत लाल वाल हो रहा है, इचिंग दे रहा है, तो ये आप चीज़ ना यूज़ करें। इधर आपने लगाया, इधर इचिंग हो रही तो उसे ना यूज़ करें। लेकिन फर्स्ट फ्यू डेज मामूली इचिंग होगी। अच्छा। कोई भी आप एलोवेरा की चीज़ लगाएंगे तो मामूली इचिंग होगी। तो इसकी रीज़न ये है कि वो पूरा जरासीम से भरा हुआ है, बैक्टीरिया है पूरा। तो जब बैक्टीरिया कोई भी इलीगल चीज़ आप बॉडी से या कोई भी प्रॉपर्टी खाली करते, वो शोर मचाती है। तो वो थोड़ा तो 2-3 दिन बर्दाश्त करें। अगर होता है कि ख़त्म हो गया, गो ऑन,
अच्छा देखिए, ये देखो मुझे कोई एलर्जी नहीं है। अब इसको आप ये पहले आपने ये इसको में कोई भी क्रीम जो भी आप बनाते हैं और वैनिशिंग क्रीम काम करती है इधर, ठीक है। इसमें कोकोनट ऑयल दबा के डालें क्योंकि बेसिक इसका जो रीज़न है वो कोकोनट ऑयल है, ठीक है। तो अब आपने ये किया, सिर्फ आप इसको साफ करेंगे तो लेयर्स ऑफ मेल तो निकलेगा, लेकिन डेड स्किन भी ऐसे डेड स्किन भी आपकी रिमूव हो जाएगी। वाइटनिंग के लिए भी है, मल्टीपल स्किन कंडीशन के लिए ये क्रीम जो है सुकैना, डॉक्टर सुकैना ने हमें बताई है, दैट्स बेस्ट रेमेडी। ये ज़रूर आप अप्लाई करें और बाकी जब अप्लाई कर लें तो ज़रूर हमें कॉल करके बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारिया, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको मज़ीद पर्सनैलिटीज़ से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भाई, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, आगाही फराहम की जा रही है। और इस दिन के मनाने का मतलब ये होता है कि आगाही फराहम की जाए कि आप किस तरह से जो है वो इंटरनेशनली सपोर्ट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए जो है वो शुजात बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आगा दोस्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज के दिन ना आप लोगों के जो काम है ना उसकी मुनासबत से बड़ा रिलेट करता है कि केयर एंड सपोर्ट एंड ऑल दैट, यू नो, स्पीक अबाउट ह्यूमैनिटी, स्पीक अबाउट सेंसिटिविटी। क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में जो है वो मदू किया जी। आज का दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर दिन सेलिब्रेट होता तो जाहिर सी बात है इंसानियत के लिए और इंसानियत की खिदमत करने वालों के दिन जो है वो सेलिब्रेट क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हर दिन एक इंसानियत का जज्बा लेकर हर इंसान पैदा होता है, उसके दिल में एक खुदा खौफ होता है और वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, कि ज़रूरी नहीं कि अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, भाई सोशल एक्टिविस्ट है, तो हम ही सिर्फ और सिर्फ जो है हमने इंसानियत का ठेका उठा लिया है। नेवर, ऐसा नहीं है। बात ये कि हर इंसान के दिल में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि देखिए जिस दिल में अल्लाह रहता है तो दिल कितना नरम और कितना खूबसूरत होगा, कितनी खिदमत करने के लिए जो है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए जो है वो मौजूद होगा। तो वो जगाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको जगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए हर इंसान के दिल में खुदा खौफी है, इंसानियत है, दिल रहम है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे सिला रहमी कर रहे हैं, आप किस तरह दूसरे के काम आ रहे हैं। आज का दिन है ही है कि हम लोगों को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, हम किस तरह लोगों का साथ दे सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा, लोग कहते हैं मजहब नहीं, सबसे बड़ी मजहब जो है इंसानियत है। आप हर मजहब उठाकर देख लें, सबसे पहले इंसानियत ही आपका जो है वो मंजर आम पर आता है। उसके लॉज, उसके जो प्लानिंग्स हैं, सिर्फ कानून बनता है ये इंसानियत के लिए। सही। लेकिन अफसोस के साथ आज के दिन की मुनासबत से ये दिन सेलिब्रेट जो कर रहे हैं हम, आज का दिन ये आई थिंक गोरों ने बनाया है दिन, हमने नहीं बनाया, गोरों ने बनाया है। तो आज का दिन अगर हम ये सेलिब्रेट करें, हमारे यहाँ तो हमारे मजहब में तो हर दिन इंसान, बिल्कुल देखिए, अगर गुरु ने बनाया तो ये आज का दिन मैं समझता हूँ कि शायद वो कुछ चीजें हम उनकी फॉलो कर रहे हैं और कुछ वो हमारी फॉलो कर रहे हैं, हमसे ज्यादा वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इंसानियत का दिन बना रहे हैं तो फिर गजा में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, मतलब ये दिन बनाना नॉट अ बिग डील, उनको फॉलो करना, उनको अप्लाई करना, भाई जिम्मेदारी है उनकी भी, सिर्फ हमारी नहीं। या हमारे दिन पे थोप दिया आपने कि जनाब आज फलाना दिन बनाया जा रहा है। गजा में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, और दूसरी जगहों पर इसराइल जो हरकतें कर रहे हैं तो ये समझते हैं कि ये दिन बनाना मुनासिब है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी आप बताएं आगा भाई, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहते हैं? बस जैसे भाई ने कहा कि वही बात है कि हमें देखें, अब काम तो करना चाहिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि कोई दिन मुकर्रर किया जाए, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप डेली का कुछ ना कुछ एक काम कर सकते हैं। अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं, किसी की हेल्प कर दी, किसी को रोड क्रॉस करा दिया, इवन कोई भी किसी भी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ना भाई हमारे पास उतने पैसे होंगे तो हम किसी की मदद करेंगे, हमारे पास उतनी चीजें होंगी तो हम किसी की मदद करेंगे, हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। किसी को पानी पिला दिया, हाँ, ये भी एक सवाब है और ये भी एक खिदमत ही है ना, इंसानियत की खिदमत है। लेकिन नीयत जब बन जाती है ना तो फिर पैसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। मैंने स्टार्ट किया था ऐसे, समझेंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे टारगेट था 600 लोगों को सैलाब में मदद करना, लेकिन मेरे पास उस टाइम ये था कि शायद मैं 50 से ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आप यकीन करें मैंने 1600 की कर ली। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हो गया। जी हाँ, आप नियत करें तो वो चीज़ हो जाती है। सही। बस कोशिश करनी चाहिए, सोच अच्छी हो कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, या इवन
जो भी चीज़ें। अच्छा, मसला ये है कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, या आप किसी की हेल्प कर रहे होते, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे होते, आप अपनी हेल्प कर रहे होते हैं, आप अपने लिए खैर लिखवा रहे होते हैं अल्लाह से, आप अपने लिए बरकतें समेट रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी की मदद करते हैं ना, तो ये सोच के ना करें कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ये आप मदद करते हैं तो यही नेकी पलट के आपके पास आती है। बिल्कुल, क्योंकि नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ है नहीं। शुजात भाई देखिए, अल्लाह ताला ना बहुत सारी मखलूक़ात हैं, हाँ, और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये समझ ले कि अल्लाह ताला ना लाखों लोगों में से ना चंद लोगों को चुनता है कि वो उसकी मखलूक की खिदमत करे। ठीक, देखिए बात ये है कि बड़ी प्यारी बात है, एक रास्ते से पत्थर भी हटा देना एक बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी, और एक कुतिया को पानी पिलाना, हाँ, उसको जन्नत वाजिब हो गई थी। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि यार ये छोटी छोटी, लोग समझते हैं ना कि वही वाले आपकी बात, कि पैसे होंगे नहीं, हाँ, आपका तमाम जो रोल है वो डिपेंड करता है नीयत पर। अब देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसमें 4, 5, 6 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बड़ा एक हॉट प्रोजेक्ट इस वक्त हमने भी लॉन्च करा है। हमें 3-4 महीने हुए हैं। हमने 60 रुपए का खाना, अच्छा कितने का, 60 रुपीज़ का खाना, उसमें एक सालन है और 2 रोटी है, उसमें कीमा भी है, चिकन भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, बिना किसी ज़कात, खैरात, सदकात के। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सादात फैमिलीज हैं, उनको ज़कात नहीं काबिल। तो हमने ये प्लान ये करा कि यार मैं अपनी कराची की आवाम, अपनी सिंध की आवाम के लिए कुछ ऐसा प्लान करूं कि मेरे माई बहन, मेरे बच्चे फुटपाथों पे बैठकर ना खाएं, बैठ के वो जो एक व्हाइट कॉलर है ना, सफेद पोश तबका। मुझे बहुत से लोगों ने कहा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कि आप फ्री भी कर सकते थे, लोगों के पास 60 रुपए नहीं होंगे। मैं ये समझता हूँ कि यार इस वक्त जब से ये फुटपाथों पर खाने का सिस्टम बनाया गया है, जब से जो है वो हक का हकदार का हक मारा गया है। हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए एक व्हाइट कॉलर बंदा, मुझ जैसा बंदा फुटपाथ पे बैठ के नहीं खा सकेगा। ठीक, अब एक खुददारी बता रहा हूँ, जब उसकी जेब में हाथ जाएगा ना, हाँ, वो भली 5 रुपए निकल रहे उसकी जेब से, वो जो देगा वो पैसा निकाल कर। हाँ। तो देखें हमारा ये प्रोजेक्ट ही सब्सिडी पर है कि इंसानियत की खिदमत करना किस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोगों को फ्री में भिखारी बनाए, हाँ, लोगों को फ्री में जो है उनको एंटरटेन करें, नेवर। हाँ। आप तो खुददारी खत्म कर रहे हैं, खुददारी खत्म कर रहे हैं। सही। हाँ। तो देखिए अब अहम बात इस खाने का सबसे अहम कि ये खाना मेरे खुद घर जाता है, तो इसकी क्वालिटी का आप अंदाजा, हाँ, बिल्कुल खुद लगा सकती हैं। सही, कि इसमें तेल, सब्जी, चिकन, क्या क्या जो चीजें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, तो वो क्या चीज होगी। अब एक सालन और 2 रोटी है, एक बंदा आराम से 60 रुपए खा सकता है। 60 रुपए का तो समोसा भी नहीं आता, 60 रुपए का तो बर्गर भी नहीं आता। सही। तो ये एक प्रोजेक्ट है इंसानियत से रिलेटेड। इसी तरीके से 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं वो जो हम चला रहे हैं। ये मकसद आज के दिन बताने का ये था, हाँ, कि जरूरी नहीं है कि लोग फ्री में बांटे, नेवर। हाँ। आप लोगों की खुददारियां खत्म कर रहे हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा यार ये आप कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई ज़कात तो दे रहा होगा, सदका तो दे रहा होगा, कोई ना कोई सपोर्ट तो कर रहा होगा। हाँ। इवन कि हमारी वेबसाइट तमाम जगहों पर हमने ये मेंशन करा भाई इस प्रोजेक्ट के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जो आप हमारे साथ खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो। इसमें ना हम ज़कात एक्सेप्ट करेंगे, ना खैरात एक्सेप्ट करेंगे, ना सदकात एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खाना मेरे उस सफ़ेद पोश के घर जा रहा है जिसको ज़कात वाजिब नहीं, हाँ, जो ज़कात ले नहीं सकता, हाँ, उसकी जॉब है अच्छी। हाँ। क्योंकि देखिए रोज का जो दिहाड़ीदार तबका है, हाँ, 1000 रुपए ले रहेगा। हाँ। अगर उस 1000 में से वो किराया लगाए, किराए के बाद वो अपने घर में या दोपहर का खाना भी खाता है, हाँ, तो 250 रुपए लगता है, बहुत 250 रुपए लगता है। तो हाँ, जो 60 रुपए के अंदर हम दे रहे हैं उसमें हम दे रहे हैं सालन 2 रोटी। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत का एक वो जज्बा है कि आप एक भूखे का पेट भर रहे हैं बिना किसी उसको जो है हर्ट किए हुए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट नहीं हो रही, वो खुद अपने पैसों से खा रहा है और वो अफोर्डेबल भी है उसके लिए और उसको कोई रेग्रेट भी नहीं हो रहा। ये जेस्चर कितना अच्छा होता है कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना हर्ट किए उसकी मदद करें। नहीं माशाल्लाह, इनका तो बहुत बड़ा नाम है, इदारा है। मैं इंडिपेंडेंट ही करता हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये जो इनकी सोच है, ये मेरा भी इरादा है। मैंने अपने गाँव से सोचा है कि वहाँ पे मैं स्टार्टिंग लूंगा इसी तरह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैंने भी ये 50-60 का सोचा था लेकिन अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन मेरी आगे सोच है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बस वो अकेला बंदा हूँ, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हल्का बाब आपको क्या कहते हैं, जो फ्रेंड जोन है वो आपको क्या कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस नहीं कर रहे हैं कि वो मदद करें आपकी, या इस आपके इस इनिशिएटिव में मजीद आपके साथ मिलें और इसको काम को आगे बढ़ाएं? देखिए वही बात है, जैसे भाई ने कहा कि अल्लाह कुछ लोगों को चुनता है। अब ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास मेरे ख्याल में बहुत पैसा है,
लेकिन वो शायद उन्होंने 100 रुपीज़ भी अभी तक नहीं दिया होगा। हाँ, और कुछ शायद उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस तरफ भी जो है ना वो पैसे दिए जा सकते हैं और किसी और की नहीं, अपनी ही मदद की जा सकती है। नहीं, कुछ लोग करते भी नहीं है, मैंने जहाँ तक देखा है। जी हाँ, उनको पता है कि मैं सैलाब में काम कर रहा हूँ, गरीबों के लिए कर रहा हूँ, जो मजबूर लोग हैं नहीं निकालते हैं लोग। अच्छा, जी हाँ, लोगों को पैसा देखें बहुत प्यारा है, आजकल बहुत कम तरीके से निकलता है, लेकिन बस जिसके दिल में अल्लाह डाल देता है तो वो कहीं ना कहीं से अपना काम करते हैं। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ना शुजात भाई, आगा भाई, ये आप यकीन करें, ये आप इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ना हर किसी को ये जज्बा इंसानियत देता भी नहीं है और हर किसी से काम लेता भी नहीं है। ये बड़े मखसूस लोग होते हैं इसके लिए, ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आसाब के मालिक लोग होते हैं, इनको पता होता है कि नहीं जी हमने अपना वक्त भी देना है, हमने अपने जो है ना वो रिसोर्सेज भी देने हैं, हमने यहाँ पर पैसा भी लगाना है, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। देखिए आगा साहब ने जो बात कही ना कि ये अकेले हैं, ये अकेले नहीं है, पहली बात तो ये हाँ। कि इनके साथ अल्लाह की सपोर्ट है। और मैं ऑन ईयर आपसे कहूँगा कि आगा साहब मेरे रेफरेंस से या मेरी किसी किस्म की कोई भी हेल्प आउट है, मैं साथ खड़ा हूँ आपके, पहली बात। दूसरा ये कि हम 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनानी हमने यार, कि मतलब मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो मैंने करना है, हमने आज तक, मैं खासकर बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर जितना सपोर्ट किया जाता है, हम आज तक एक पेज पे नहीं आ पाए। सही, हम आज तक एक दूसरे की मदद करने के लिए भी जो है ना वो प्रॉब्लम है, मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए भी जो है ना वो अलग अलग इसका मतलब कि दाल में तो कुछ काला है। जब हम ये बात कह रहे हैं, इवन के प्रीवियस एक निजी चैनल में बैठा था तो सैलाब का ही जिक्र हो रहा था, इवन के यकीन करें एक बड़ी शख्सियत ने लाइव बैठकर करोड़ों रुपए उतार लिए लाइव थैलीथॉन में। वो यार वो गया कहाँ पैसा? और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हजारों ट्रक लोगों ने कहा कि लाइन में लगे हुए फलाना बंदे के, वो ट्रक कहाँ गए नहीं पता चला। बात ये कि हम अब तक एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, एक झंडे के, एक कलमे के नीचे नहीं आ पा रहे हैं। देखिए बात ये है कि ये एक बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि जनाब बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं ये वर्बली नहीं कर रहा, टीवी के आप सामने नहीं बोल रहा, मैंने बैक कैमरे पे भी मैंने डिस्कस ही करा। मैंने कहा देखिए बात ये कि हम कब तक जो है 5 उंगलियां ऐसे रखेंगे, यूं क्यों नहीं कर सकते हम ये? सही, जब यूं करेंगे तो हमें जितना सपोर्ट हम कर सकेंगे वो 1 उंगली नहीं कर पाएगी, ये 2 उंगली नहीं कर पाएगी, ये सपोर्ट कर सकेंगे, ये सपोर्ट हम सब एक क्यों नहीं हो सकते? मैं इंटीरियर सिंध में था, वो 500 ट्रकें यहाँ से निकली थी, मैंने बड़ा इंतजार किया लेकिन नहीं पहुंची मेरे पास तो नहीं पहुंची, बहुत इंतजार किया। बड़े ही अफसोस की बात है कि ये ट्रक्स निकल जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये पहुंचते नहीं है, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। बल्कि यहाँ पर मैं एक और भी कोट करना चाहूँगी, एक चीज़, हमारी एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है हदीका कियानी, ठीक है, वो शी इज़ डूइंग ग्रेट इन ऑल दैट, यू नो कि फ्लड सिचुएशन हो या फिर किसी की मदद करने का काम हो, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के उन्होंने कहा कि जो लोग उस तरह के कपड़े या लोग उस तरह की चीज़ें दे रहे हैं जो उनके खुद के वो खुद नहीं पहन सकते, वो कैसे ये समझ सकते हैं कि हम किसी को दूसरे को उठा के दे दें? उन्होंने कहा मैं ये सैलाब ज़दगान को नहीं देने वाली ये कपड़े, अगर वो इस तरह के कपड़े हैं कि वो मतलब पहनने जैसे लायक नहीं है, वो ऐसे शूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फटे, तो भाई अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं ना, मदद करें, एहसान ना करें, मतलब अपनी अलमारी साफ करनी है। हाँ वही ना, ये इशू है। तो मसला ये है कि मदद का जो जज्बा है ना वो आप अल्लाह की रज़ा के लिए रखें, और जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करते हैं तो आप यकीन करें उसकी जो आपको जज़ाए खैर होती है, उसकी जो बरकतें होती है ना, उसका जो जवाब होता है वो आपको अल्लाह की तरफ से ही मिलता है। तो फिर आप इस बात से बिल्कुल ना घबराया करें कि जी आपने कोई पैसे खर्च किए हैं और किसी की मदद की है, तो नीयत जो होती है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत का ताल्लुक आपके उन्हीं अमल से होता है, आपके उन एक्शन से ही होता है। तो अपने एक्शंस आप क्लियर रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों की मदद करें, देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे शाइन करती है, आपकी ज़िंदगी कैसे चमकती है। बहुत शुक्रिया शुजात भाई, बहुत शुक्रिया आगा भाई, आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम जी बोलूँगा, इसमें शो ऑफ नहीं है शायद लगे, लेकिन ये आपने बात की, मुझे पुराने शूज़ भी मिल रहे थे वहाँ पे, इतना मसला हो गया था, लोगों को जल्द की बीमारियाँ हो गई थी, लेकिन मेरी शूज़ की कंपनी है, मैं काम करता हूँ। आप यकीन करें मैंने 16,000 पेयर लोगों को दिए, क्रॉक्स, अच्छा शूज़ नहीं क्रॉक्स, जी हाँ, तो मेरे अपने ब्रांड के क्रॉक्स थे, तो मैंने वो दिए। अब ये चीज़ थोड़ा मीडिया में बोलना थोड़ा लगता है कि आप ये चीज़ बता रहे हो,
लेकिन आपने जो बात की तो उस लिहाज से मैंने बोला। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि ऑलरेडी लोगों को वहाँ पर स्किन इन्फेक्शन था, स्किन डिजीजेस थी, ऑलरेडी लोग बहुत सारी चीज़ों से जो है वो लड़ रहे थे वहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर आपने ये क्रॉक्स दिए हैं तो आपने बाकी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप शो पे आए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिटी एट 10।